आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवी और सज्जनों, मार्च मंथ की जो हम लोग मैगजीन सीरीज़ कवर कर रहे हैं ये उसका राइट नाउ 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। अभी राइट नाउ जो ये लास्ट पार्ट है इसमें हम लोग सोशल इश्यूज़ एंड साइंस सेट कवर करेंगे। बस यही रिमेनिंग था, बाकी सब कवर हो चुके हैं। कुछ लोगों को टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही होती है तो थंबनेल में नीचे लिखा होता है। वीडियो के टाइटल में लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो टाइटल की ना एक लिमिटेड लेंथ होती है और उसमें कुछ हैशटैग्स भी डालने ज़रूरी होते हैं ताकि वो सर्च इंजन में ईजिली फिट हो जाए। तो इसलिए थंबनेल में मैं पुटअप कर देता हूँ और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता भी देता हूँ, जिससे अभी बता दिया आप लोगों को कि इसमें सोशल इश्यूज़ एंड साइंस सेट है। ये लास्ट वीडियो से पहले 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लो या फिर जो लेटेस्ट जो वीडियोस अपलोड हुई हैं आप वहाँ चेक कर सकते हो। सोशल इश्यूज़ में हमारा टॉपिक नंबर 1 है सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया 6.1। हम देखेंगे ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था, एक रिपोर्ट आई थी इस वजह से टॉपिक न्यूज़ में था। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है सोशल प्रोटेक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर जिक्र होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या रीज़न है कि इंडिया में सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज बहुत लो है। तो एक रिपोर्ट आई थी जो कि ILO के द्वारा प्लस साथ में यूनिसेफ के द्वारा रिलीज़ की गई थी। रिपोर्ट का नाम था मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था आपका उसमें प्रीलिम्स में यूनाइटेड नेशन आई थिंक जनरल असेंबली के बारे में पूछा गया था। तो यूनिसेफ की शुरुआत हुई थी 1946 में। उस टाइम पर ये UN का पार्ट नहीं थी, ये परमानेंट पार्ट बन गई थी UN का 1953 में। ये आपको जाना ज़रूरी नहीं है, आप बस इतना जाने कि इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। एक्चुअल में इसका मेजरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उनकी बेसिक नीड्स पे काम करना, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाना। देखो UN की एक तो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबलीज और भी बहुत सारे विंग्स होते हैं। UNEP है, UNFCCC होते हैं। उसी तरीके से यूनिसेफ जो है ना वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स पूछे गए एग्जाम में। बोर्ड मेंबर 36 होते हैं, 3 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 रीजनल ग्रुप्स हैं, अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका। ये आपको याद होनी चाहिए, ऐसे सवाल आ जाते हैं। मतलब याद से मेरा अब आप इसको कैसे याद रख पाओगे इतनी सारी चीज़ें। एक आइडिया रखना, आइडिया से मेरा मतलब होगा जैसे कि आपको पता है कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे पास अवेलेबल, तो ये ध्यान रख लो कि 2 कॉन्टिनेंट्स को हटा दो साथ में से, ठीक है। आर्कटिक वाले रीजन को हटा दो और एंटार्कटिक को हटा दो। जो बच गए हैं उनको मान के चलो कि 5 बच जाते हैं, तो 5 याद रखना। वो नाम नहीं पूछेंगे सारे, लेकिन काउंट रहेगा तो आपको लिए चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना ईजी रहेगा। एक कन्वेंशन भी है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसके तहत सारी की सारी इसको गाइडेंस मिलती है। अब बात करते हैं सोशल प्रोटेक्शन की। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ ना, अगर हम लोग डेफिनेशन पे आ जाए, जैसे कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट के बाद पेंशन वगैरह मिलती है वो एक सोशल प्रोटेक्शन है। जब आप किसी जगह पर काम कर रहे होते हैं, यू आर एन एम्प्लॉय, देन विद दी एम्प्लॉयमेंट आपको कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। फीमेल्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं। ये सब क्या चीज़ें, ये सारी की सारी सोशल बेनिफिट्स ही सोशल प्रोटेक्शन वाली चीज़ें होती हैं। तो एक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो आपकी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को प्रिवेंट करते हैं, आपके लाइफ साइकिल में से बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल देते हैं ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं सोशल प्रोटेक्शन। जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, है ना। एक बेसिक इनकम अगर आपकी फिक्स कर दी जाए वो भी सोशल प्रोटेक्शन में काउंट होती है। और इसके ना बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाइल्ड लेबर से फाइट करने में मदद करेगा, है ना। विमेन की जो डोमेस्टिक डिपेंडेंसी होती है ना, उसको टैकल करने में बहुत मदद मिलती है। तो सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर से मतलब बेसिकली एसेंशियल हेल्थ केयर हो गया, इनकम सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, इनकम सिक्योरिटी फॉर द वर्किंग एज, इनकम सिक्योरिटी फॉर द ओल्डर पर्सनस, पेंशन वगैरह हो गई, आपको सैलरी वगैरह मिलती है, उसमें कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। सारी की सारी चीज़ें सोशल प्रोटेक्शन में काउंट हो जाती हैं। अब जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज बहुत कम है। तो ये सेकंड जॉइंट रिपोर्ट आई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हम लोग जो फोकस करने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को ध्यान में रखेंगे।
ग्लोबली उन्होंने कहा कि 4 अगर बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा ही ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन में होता है, या तो उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस होगा, या उसका फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा इतना इनफ होगा कि उसकी सोशल प्रोटेक्शन मेंटेन कर दी जाएगी। और अगर ये जितना कम होता है ना, इसके इम्पैक्ट बड़े डेवस्टेटिंग होते हैं। उन्होंने कुछ 6 स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बहुत डेप्थ में समझना नहीं है, बस एक आप टाइटल रीड कर लेते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल कवरेज पे काम कर सकते हैं, गारंटीड एडिक्वेट बेनिफिट लेवल्स, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ बेनिफिट, इंश्योर सस्टेनेबल इक्विटेबल फाइनेंसिंग, बिल्ड राइट बेस्ड इंक्लूसिव जेंडर रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्म सोशल प्रोटेक्शंस, इंश्योर सोशल प्रोटेक्शन एडेप्टेड। बेसिक पॉइंट्स है, बहुत वो नहीं है कि एक्सप्लेन करना होगा। यूनिसेफ हमने समझ लिया, सोशल प्रोटेक्शन समझ में आ गया। स्टेजेस की अगर बात करते हैं तो मैटरनिटी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई इंजरी हो, नेचुरल डिजास्टर्स में, उस टाइम पर ही सारी की सारी चीज़ें काम आ रही होती हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आप एग्जाम में मेंस में भी लिख सकते हो, और जो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में उससे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो है इसके इनिशिएटिव्स। इंडिया में इसकी कवरेज को लेकर के अभी तक कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस और सोशल वेलफेयर, इनको 3 कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो कैटेगरीज है ना, ये कहीं बहुत ऐसे डिवाइडेड होती नहीं, किसी पेपर पे नहीं लिखा होता है। जैसे आपके जो DPSPs होते हैं आर्टिकल 35 से 51 वाले, उनका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, बट हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से इनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि मान लो सोशल इंश्योरेंस के अंदर जैसे हमारा EPFO से जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड बनता है। अभी प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, ऑलराइट। जैसे मैंने कहा ना, ये जो अब ये तो आप एग्जाम्पल में लिख दोगे, EPFO से प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, EPFO किस किस को प्रोविडेंट फंड देता है, और आया भी था बिल्कुल ऐसा। पेंशन स्कीम्स होती है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, जैसे प्रधानमंत्री श्रमधन मानधन योजना है। अब प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखोगे तो आपको स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए आप एग्जाम्पल में लिख दोगे, कोई आपका सोशल इश्यू का टॉपिक आएगा। मेडिकल के लिए हमारे पास आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत भी रिसेंटली एग्जाम में आया था, डिजिटल मिशन 2022 में आया था, तो प्रीलिम्स में आयुष्मान भारत की फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मेंस में आयुष्मान भारत एक्चुअली मेंस में भी आ सकता है पूरा का पूरा टॉपिक, बट मेंस में एग्जाम्पल में तो मल्टीपल जगह पे यूज़ करोगे अपने हेल्थ वाले टॉपिक्स में। मैटरनिटी को लेकर के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। अनएम्प्लॉयमेंट में इंश्योरेंस देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। देखो, इतनी सारी योजनाओं के बारे में आपको सब कुछ पता नहीं करना है। यू डोंट नॉट हैव टू गो डीपर इनटू दिस की प्रीलिम्स के लिए यार उसने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना पूछ ली तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे नहीं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जाके देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी टाइप की स्कीम्स पूछी जा रही हैं। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा था, MP लेड स्कीम के बारे में पूछा था। ये दोनों जो स्कीम थी ना, ये बहुत रिसेंटली न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक है। तो वही आपको स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि स्कीम्स तो से हज़ारों की काउंट में है, सारी स्कीम्स प्रिपेयर नहीं की जाएंगी, ठीक है। PM का जो था वो स्वनिधि स्कीम था, वो न्यूज़ में था, वो पढ़ना। तो स्वनिधि से सुधार ऐसा कुछ करके एक उसका अपडेट वर्जन आया था, वो बिल्कुल रिसेंट में था। जैसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो आई, पूरा कैंपेन है, इसको पढ़ के रखो, क्योंकि बिल्कुल न्यूज़ में था और ये लंबे समय तक चलेगा अभी। तो सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी होती है। स्कीम तो देखो हर स्टेट रोज़ निकाल रहा होता है। तो ये सोशल इंश्योरेंस हो गया। सोशल असिस्टेंस में, असिस्टेंस मतलब होता है मदद, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ICDS स्कीम है, ये तो पहले आई थी मेंस में एग्जाम में। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति ये PM पोषण स्कीम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था और ये 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। आई थिंक एक बार 2021 के मेंस में आया था और एक 2013 के मेंस में आया था। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर चल रही है स्कीम आवास वाली। इनके ऊपर तो गवर्नमेंट्स की आपस में लड़ाई भी रहती है, बल्कि 2-3 गवर्नमेंट्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ये देखो स्वनिधि स्कीम की बात कर रहे थे, स्वनिधि वाली आगे जो होते हैं ना स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, उनको लोन देने के लिए। PM मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये बहुत पुराना है और बेसिकली इसमें इसकी जगह पर आप एम्प्लॉयमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम्स होंगी उनको चेक करो। ये आपको सीखना पड़ेगा विद टाइम प्रिपरेशन में। वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा है। मनरेगा तो मतलब यूनिवर्सल है, यू कैन नॉट स्किप मनरेगा। मनरेगा तो बेशक 2005 में आई हो, आपको आज पता होना चाहिए। यू हैव टू यूज़ दिस इन बहुत सारे ऑप्शंस में यूज़ होती है, essay में यूज़ होती है, एथिक्स में यूज़ होती है, GS 1 2 3 4 में यूज़ होती है, हर जगह पे, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, तो मनरेगा स्किप नहीं कर सकते आप। ये कुछ स्कीम्स चीज़ें ऐसी होती हैं, मनरेगा हो गया, पंचायत वाली जो पीसा स्कीम, पीसा एक्ट है, ये चीज़ें आप कहीं भी इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ किस टॉपिक की क्या रेलिवेंस है। सोशल वेलफेयर में देन वी हैव दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। PM किसान सम्मान निधि है, किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के। प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है। तो कुछ स्कीम से इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये मेंस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा बन जाता है आपका यहाँ से। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में कवरेज बहुत कम है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है 2020-22 की, उसके अकॉर्डिंगली
जो एशिया एंड द पैसिफिक रीजन की अगर हम लोग कंपेनियन रिपोर्ट देखते हैं तो सिर्फ 24% के आसपास ही इंडियंस हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल होती है, विच इज़ अ शॉकिंग डेटा। तो ज़रा कारण जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने स्कीम्स तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन ये तो बता रहे कवरेज भी कम है। तो कारण ये था, उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कम थी। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, आप स्कीम्स रोल आउट करके नहीं छोड़ सकते हैं। मनरेगा की जो स्कीम है उसमें कितना सारा पैसा लग रहा होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती है। मनरेगा की स्कीम में अगर 100 दिन तक का काम देना होता है, वैसे स्कीम का जो बेसिक फीचर है वो है कि 100 दिन तक का काम मिलेगा आपको और उसकी फिर सैलरी मिलती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गरीबी है वो ज़्यादा है, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा दिनों का काम प्रोवाइड करती हैं। तो 100 दिन तक का तो पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। 100 के बियॉन्ड जब जाना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अपनी पॉकेट से, अगर वो देना चाहती हैं तो इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 8.6% स्पेंड कर रहा है और ग्लोबली अगर देखते हैं तो 12.9%। तो इसमें काफ़ी गैप है। इनफॉर्मल लेवल पे अनौपचारिक तरीके से जो रोज़गार है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 90% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाता है वो अराउंड 30% जाता है। ये डेटा ना कुछ ऐसा याद होना चाहिए आपको, ये आप पढ़ते पढ़ते इसे नोट डाउन करते चला करो, ठीक है। जैसे भी आपको मैंने बता दिया कि भाई इन्होंने ये क्लियरली मैंशन यहाँ पर कि 90% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं और वर्कफोर्स जो है, और इनफॉर्मल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 30% जाता है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द सर्टेन सेक्टर्स, विमेन, उनको जेंडर इनक्वालिटी बहुत फेस करना पड़ता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सारी फैसिलिटी मिल नहीं पाती, डेवलपमेंट करनी होती है तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट को अपने लेवल पर अलग इनक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ता है। ये इशूज़ हैं हमारी कंट्री में जिनको हमें टैकल करना है। गवर्नेंस के अपने लेवल के इशूज़ हैं, ठीक है। और स्कीम्स के अंदर अपने आप में फ्रेगमेंटेशन स्कीम्स टूटी हुई हैं, बटी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स में टूटी हुई। एक काम एक डिपार्टमेंट करेगा, एक काम एक डिपार्टमेंट करेगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बड़ा ही वीक है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मनरेगा हो गया, किसको ऐड करना है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऐड तो ऐड नहीं हो गया, क्या कोई जो बेनिफिशियल था उसको ऐड नहीं किया, मिस हो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, करप्शन होते हैं। यूपीएससी ने इस चीज़ के बड़े नंबर देता है, क्या, कैटेगराइजेशन के। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कैटेगराइज किया। जैसे ये वाला जो ऊपर अगर हम लोग देखते हैं इनिशिएटिव्स का, ये कैटेगराइजेशन कितना अच्छा है ना। एक में इंश्योरेंस को कैटेगराइज कर दिया, असिस्टेंस को, वेलफेयर को। यूपीएससी मेंस में ना इस चीज़ को बहुत पसंद करता है। ऐसे ही इश्यूज़ में उन्होंने बताया, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज़ अलग कर दिए, मार्जिनलाइजेशन के अलग कर दिए, उसमें विमेन बता दिया, ST/STs बता दिया। तो इस चीज़ को यूपीएससी अप्रिशिएट करता है हमेशा से ही। ऑलराइट, इनफॉर्मल को एक साइड कर दिया, लर्न दिस थिंग। तो हम क्या कर सकते हैं पे, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर हम बढ़ा सकते हैं, है ना। जो कुछ स्कीम्स ऐसी उनको मिक्स कर सकते हैं, मनरेगा, PM किसान टाइप की हो गई हैं। कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह कंसोलिडेशन किया जा सकता है। मिसिंग मिडल होता है जनरली, जो ये मिडिल एज ग्रुप होता है ना, जो कि नॉट एग्जैक्टली द मिडिल एज ग्रुप, पूरा भी कवर नहीं कह सकते, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे ओल्ड वालों के लिए तो कुछ ना कुछ स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, बट जो बीच में लोग होते हैं, अडल्ट वगैरह जो होते हैं, उन सब के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। उन सबको काउंट करना, ऐड करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ले सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, है ना। आधार के डेटाबेस के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन के एरर होते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। लोगों की जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अब आप में से कितने ऐसे लोगों को जिनको पता भी होगा इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, कितनी सारी स्कीम्स अवेलेबल है, बट नॉट एवरीवन कैन टेक बेनिफिट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो रिपोर्ट का मेंशन, आप GS2 में आपका सोशल इश्यूज़ का टॉपिक हो, वहाँ रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आप। सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोई बड़ी बात नहीं हो, 2023 के प्रीलिम्स में पूछ लेंगे आपसे। इनिशिएटिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एक के साथ, कैसे वो प्रीलिम्स में कौन सा है, कौन सा मेंस का होगा। रीजंस मेंस के, वे फॉरवर्ड मेंस का है। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में,
GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्क्टिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, इन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900+ है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है। सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये, बहुत सारे देखोगे तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप
एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से. देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स. उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं. 3S में स्किल, स्केल, स्पीड. ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है. 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी. 3F मतलब फंड, फंक्शन. ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो. आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे. इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो. उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं. तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़. देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर. डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है. ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा. उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना. ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी. इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने. अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए. तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया. तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी. फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था. इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है. तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा. अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया. ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है. जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की. उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो. सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है. आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना. देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम. तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा. यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा. फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं. GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको. तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम. सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए. प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं. ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे. ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है. तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो. देन वी हैव कोट्स वगैरह. अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे. एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं. इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स. जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो. इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो. मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है. लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है.
देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 6.2 हमारे पास, राइट टू हेल्थ। न्यूज़ में क्यों इसलिए था क्योंकि राजस्थान पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट को इनेक्ट किया था। अब ये प्रीलिम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है आपकी, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेट कोई फर्स्ट स्टेप लेता है। जैसे रिसेंटली एग्जाम में 2022 के प्रीलिम्स में पूछा था, गुजरात में सोलर पार्क है लार्जेस्ट, ऐसा कुछ करके था। गोवा में मुझे वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स याद नहीं आ रहे हैं, बट और एक बार पहले आया था सिक्किम जब ऑर्गेनिक स्टेट बना था, तो वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया था, फिर वो घुमा करके उन्होंने मेंस में भी पूछ लिया था, है ना। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं ना। कौन सा स्टेट ऐसा, देखो राजस्थान के बारे में और भी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। राजस्थान में पंचायत का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही आती हैं। राजस्थान ने पहली बार राइट टू हेल्थ एक्ट के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो जानेंगे इस टॉपिक के अंदर हेल्थ एज अ राइट एंड राइट टू हेल्थ क्या चीज़ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स को भी एक बार देखेंगे हल्का सा। ओवरऑल क्या बेनिफिट होते हैं अगर ऐसा कोई हेल्थ का राइट मिल जाता है तो, एंड क्या सिग्निफिकेंस होगी इस एक्ट की, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए थे, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, रुकावटें क्या क्या आती हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अगर मैं कोई आपको ना भी पढ़ाना चाहिए ये टॉपिक अगर, ठीक है, तो क्या ये राइट टू हेल्थ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनता है क्या? आप लोग कितने सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हो, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव, राइट टू स्पीच एंड सो मेनी थिंग। तो राइट टू हेल्थ तो जो वर्ड है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एनीवे, इसमें कुछ बहुत पढ़ने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन हाँ, राइट्स एंड रूलिंग्स के अगर आप ऊपर नज़र डालते हो तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में आप शायद ना रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन बट मेंस में लिखने के लिए तो याद करनी पड़ती हैं। तो राइट टू फूड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में स्टेटमेंट दिया था। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट 1987 में बताया गया था। ये तो एग्जाम में आया भी था 2022 में। मेंस में क्वेश्चन में बहुत साफ लिखा था कि एनवायरनमेंट को लेकर के क्या कुछ रूलिंग्स आई। यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था कि जजमेंट्स के ऊपर बताओ, तो ये MC मेहता केस सब यूज़ करते हैं वहाँ पर। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। अब आप में से कुछ लोग जो नई नई तैयारी कर रहे हो सोच रहे होंगे यार ऐसे ऐसे जजमेंट्स कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। देखो
जब आप 1 ईयर तक की प्रिपरेशन कर लेते हो ना, और आप पिछले 10 ईयर्स तक के पेपर सारे सॉल्व कर लेते हो, तो ये कलेक्शंस ना आपके पास अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसा मत टेंशन लेना कि यार इन लोग, जैसे ये बंदा पढ़ा रहा है अभी, इसको कैसे पता कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था और ये वाला स्टेटमेंट मालूम होगा। यू जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस, यू योर सेल्फ विल नो कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है। अब मैंने आपको बता दिया ऐसे, आप इसको नोट डाउन कर लो कि हाँ यार ये चीज़ें याद करने की होती हैं, ये पूछ लेते हैं। तो ऐसे करना पड़ेगा। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट ये होगा जानना कि जो राइट टू हेल्थ होगा ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट टू लाइफ के अंदर आएगा आर्टिकल 21 में। अब 2021 के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी को लेकर के। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और वो प्रोबेबली 2019 या 20 में रिपीट भी हुआ था पहले, ठीक है। प्रीलिम्स में आ चुका है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये आ जाती हैं। अब राइट टू हेल्थ कोई बड़ी बात नहीं, यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, मे बी यही पूछ लेगा राइट टू फूड किसके अंदर आता है ना, समथिंग कुछ घुमा फिरा करके वो दे देगा आपको, ठीक है। और क्या होता है देखो, राइट मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक्सेस होना चाहिए सेफ, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब है ड्रिंकेबल वाटर, जो सारा तो पानी आप पी नहीं सकते, जो साफ सुथरा पानी होता है, हाइजीनिक होता है, उसी को आप पोर्टेबल बोलते हैं। हेल्दी ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट कंडीशन हो, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन मिलना चाहिए, ये आपका राइट टू हेल्थ होता है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये इन बातों से समझ में आ जाता है। ओके फाइन। ओवरऑल क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगेन, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था ना कि जब आप डायमेंशंस क्रिएट कर देते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम राइट टू हेल्थ की इकोनॉमिक डायमेंशन देखेंगे तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप हेल्थ की स्पेंडिंग, आप खर्चा ज़्यादा करते हो, हेल्थ वो कम हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की ओवरऑल भी बढ़ेगी और इंडिविजुअल की भी बढ़ेगी। सोशल लेवल की पे आपकी डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो जाएगी। यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो मैं एक बार कुछ जैसा देख रहा था वीडियोस में, नीचे कमेंट वगैरह में पूछ रहे थे कि अगर हम अपने लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास तो प्रोबेबली वो कह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल 32, 33 वाला भी होते हैं कुछ लोग, बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इस एज में ग्रुप में तो कौन ही सेलेक्ट होता होगा। देखो अगर 1000 सीट होती है ना, मान के चलो कि 300 से 400 लोग ऐसे होते हैं जो इस एज ग्रुप में सेलेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में, सेकंड लास्ट, फोर्थ लास्ट, थर्ड लास्ट अटेम्प्ट में। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम इस एज ग्रुप में होते हैं सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई अगर 32 की एज पर सेलेक्ट हो रहा है या फिर 30 पे मान लेते हैं, ठीक है, और 60 साल तक की सर्विस होती है, आप 60 ईयर्स पे आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो कह रहे थे कि मेरे पास 30 ईयर्स की सर्विस होती है गवर्नमेंट की, 30 ईयर्स दैट पर्सन विल बी डूइंग द जॉब। तो इसमें तो मेरे को फर्दर फिर मतलब जो सबसे टॉप लेवल का प्रमोशन हो तो मिल नहीं पाता, बट यू डू नॉट हैव टू लुक एट दिस ऑप्शन, ठीक है। देखो आप अगले 30 साल की बात कर रहे हो, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही, कुछ नहीं पता कि अगले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट नया रूल लेके आ जाए, रिटायरमेंट 60 ईयर्स पे नहीं 65 ईयर्स पे होगा, ठीक है, या फिर 70 ईयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि 65 और 70 तो चलता भी है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं ये लोग दूसरे कमीशन में भी जाते हैं ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी एज लिमिट 70 तक होती है, कहीं कुछ जगह 65 भी होती है। तो कल को गवर्नमेंट 10-15 साल बाद लिमिट कोई आ जाए, नई गवर्नमेंट कोई ऐसा सोचे यार इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोग 60 ईयर्स के बियॉन्ड अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अभी भी, तो मे बी आपकी रिटायरमेंट एज 65-70 कर दी जाएगी। तो इन विचारों के ऊपर भी मत पड़ो, अपने जीवन के कुछ अच्छे अनमोल समय उसमें खुद पे भी काम करो और समाज का भी कुछ कल्याण कर लेना, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। देन पॉलिटिकल पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब होता है कि प्रिवेंट कर देना, होने से बचा लेना। जैसे कोरोना की बात चल रही है, तो अगर आपके पास राइट टू हेल्थ होगा तो यू कैन डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट, भाई दिस इज माई राइट टू हेल्थ, कि कोरोना दोबारा से ना हो, मेरी इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन हो, मेरे आसपास थोड़ा सा क्लीनलीनेस मेंटेन हो, ठीक है, मेडिसिन अच्छे से प्रॉपर्ली अवेलेबल हो, तो ये होता है प्रिवेंटिव केयर। लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, फाइन, कॉमन पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंस फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए अपने खुद, अब स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी, ठीक है, कि यार हमने तो राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, तो अब आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, है ना, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट सब अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। उनके जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने में मदद मिल जाएगी, तो WHO वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना और ईजी हो जाएगा, तो स्टेट के लिए हो गया। जो सिटीजन हो गया उनका खर्चा कम हो जाएगा, भाई अगर आपको राइट टू हेल्थ है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी बनाएगी, तो जब एनवायरनमेंट ही ठीक रहेगा तो बीमारियाँ एनी भी कम होंगी आपको, तो आपका खर्चा बच जाएगा। फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, ठीक है, उसको अचीव करने में ओवरऑल मदद मिल सकती है हमको, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कह रहे हैं ओवरऑल कहना चाह रहा है कि रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटीज़, प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटीज़। मोर्टेलिटी का मतलब हो गया डेथ, ठीक है, इफ़ यू आर मॉर्टल और यूर इमॉर्टल, यू आर मॉर्टल मीन्स यू कैन डाई, तो लोगों की डेथ कम होगी बीमारियों की वजह से, ठीक है, क्योंकि राइट टू हेल्थ होगा। एंड रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटीज़, मॉर्बिडिटीज़ मतलब होता है फॉलिंग सिक, अब बीमार भी कम पड़ेंगे, आपकी डेथ भी उस कारण से कम होगी, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए।
सो फार कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे राइट टू हेल्थ को लेकर। जैसे 2017 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है, ठीक है, वंडरफुल पॉलिसी। एंड इस तरह की पॉलिसीज़ के नाम याद रखिए, ये मेंस में लिखने के लिए होती हैं। एक नेशनल हेल्थ मिशन भी आया था। देखो पॉलिसीज़ और हेल्थ और मिशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पॉलिसी का मतलब था कि पूरा का पूरा एक लेआउट है, एक फ्रेमवर्क बना दिया गया। मिशन मतलब एक्शन प्लान किया हमारा। आयुष्मान भारत योजना मैंने बता ही दिया आप लोगों को, प्रीलिम्स में पूछा था अभी डिजिटल मिशन के ऊपर। टेली मानस, मनस ये माइंड की बात कर रही है, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मल्टीपल अदर इनिशिएटिव, दूसरे भी थे फूड सिक्योरिटी के, हाउसिंग के। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। अब आप में से कितने लोग भी सुन रहे हो राइट नाउ मेरी बात को, लेकिन आप में से कितनों का हेल्थ इंश्योरेंस है? सबका नहीं होगा, ठीक है। अगर 100 लोग हैं होते हैं तो प्रोबेबली आप में से कितना है हमारा पेनिट्रेशन रेट इंश्योरेंस का? आई थिंक कम है, 60 के आसपास कुछ चल रहा है या फिर 40 है, ऐसा कुछ है, मुझे बहुत एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ऐसा है, काफ़ी कम है इंडिया में हेल्थ का इंश्योरेंस, विच इज़ नॉट गुड, होना चाहिए अच्छा। तो रुकावटें क्यों हैं सारी की सारी, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी जीडीपी में, जितना हम लोग जीडीपी से हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं वो 2.1% है, विच इज़ वेरी 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 लेस। 2021 के जो हमारे रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स थे उसके अकॉर्डिंगली मतलब आधे से भी कम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, वो 24/7 काम कर पाते हैं। देखो रूरल एरियाज़ के अंदर ना गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे, उनको PHCs बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो 100 बनाए थे ना, तो सिर्फ 50 से भी कम ऐसे जो ऑपरेट कर पा रहे हैं, 24/7 नहीं चल पा रहे। कभी डॉक्टर नहीं है, कभी लाइट नहीं, कभी फैसिलिटीज़ नहीं, कभी वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एंड ये वाला डेटा याद मत करना, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया था, बट मेरे को बाद में समझ में आया कि मैं इतना डेटा याद नहीं कर पाओगे, तो दिस इज़ गुड डेटा, GDP वाला, PHCs वाला, इट्स ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो। फिजिकल एक्सेसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे सिर्फ 60% हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके पास टैप वाटर कनेक्शन है। इट्स अ वेरी सिंपल डेटा, इट्स अ गुड डेटा। आप इसको हाउसिंग में यूज़ कर सकते हैं, वाटर में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, राइट। जैसे हॉस्पिटल्स कभी कभी ना बेनिफिशियरी से कैश ले लेते हैं इस वाली स्कीम के अंदर, लेकिन स्कीम के अकॉर्डिंगली कैशलेस होना चाहिए ट्रीटमेंट, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है ना। इन्फॉर्मेशन एक्सेस लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। डिजीज़ का बर्डन बहुत होता है, डेंगी है, ट्यूबरक्लोसिस है, TB वगैरह होता है। इसको ना कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेंगी बोलते हैं, तो इस पर आप कभी जिद बहस मत कीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो डेंगी होता है, ठीक है, बट डेंगू बोलते हैं तो इट्स ओके, टोटली फाइन। देन डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर होता है मतलब जो हार्ट रीजन वाली होती है ना, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। मेडिकल एथिक्स की रिस्पेक्ट बहुत कम है। अब एथिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें सारे डायमेंशंस कवर होते हैं। UPSC हर बार एक ना एक नई डायमेंशन उसमें ऐड कर देता है, तो वहाँ पर मेडिकल वाला भी आएगा। अननेसेसरी बिलिंग करते हैं, एक मूवी आई थी ना उसकी, अक्षय कुमार की, वो आई थी ना गब्बर में दिखाया गया था कैसे अननेसेसरी बिलिंग होती है। फिर जेंडर आइडेंटिफिकेशन जो कि बैन है, बट इलीगल तरीके से लोग कर देते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत चलता है वो जेंडर रिवील वाला, तो वो जेंडर रिवील इंडिया में अलाउड नहीं है, आपको पता है, इंडिया में नहीं कर सकते आप उसको। दूसरी कंट्रीज में कर रहे होते हैं ना वो लोग, कभी केक कट करेंगे तो केक अंदर से पिंक निकलेगा मतलब लड़की है, ब्लू निकलेगा मतलब लड़का है, तो उन्होंने तो कलर दे दी हैं जेंडर्स को, ठीक है। तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं अलाउड है, ठीक है। पर ये देखना ही कल्चर बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने बैन करवाया था बिकॉज ऑफ द फॉलिंग सेक्स रेशियो। इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारी। पुअर क्वालिटी स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल नहीं मिल पाते, जनरल पॉइंट्स लाइक, ठीक है। तो ये रीज़न था कि हमारे यहाँ पे हेल्थ राइट टू हेल्थ का जो एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक तो वैसे राइट टू हेल्थ के बारे में, बट इंपॉर्टेंट जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेंस में एग्जांपल की, दैट इज राजस्थान ने पहली बार एक एक्ट बनाया राइट टू हेल्थ का, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राइट टू हेल्थ को कैसे डिटरमाइन कर पाओगे? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी, जनरल पॉइंट्स, नो नीड टू इवन रिमेंबर। जब मैं कह रहा हूँ ना जनरल पॉइंट्स, नो नीड टू रिमेंबर, ये वो चीज़ें होती हैं अगर आप इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी पढ़ोगे ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप डेली थोड़ा सा न्यूज़पेपर के ऊपर नजर भी डाल रहे होते हैं ना, आपको याद होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनमें समय कम बिताओ, जो चीज़ें नई हैं, जैसे कि अब वे फॉरवर्ड हो गया। वे फॉरवर्ड में क्या उसने कहा, स्टेट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा दो भाई, ठीक है, ये आपको याद करना है। ग्लोबल और रीजनल कॉपरेशन को, रीजनल मतलब क्या हो गया भाई, केरला है, तमिलनाडु, दोनों रीजन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, कनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश कनेक्टेड है, इनका कॉपरेशन बढ़ाओ। ग्लोबल है, इंडिया है, श्रीलंका है, आपस में मदद करे, इंडिया बांग्लादेश मदद करे, ठीक है, कनाडा USA आपस में मदद करे, उन चीज़ों पर काम किया जाए। ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाओ। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रेमवर्क ऐसा बना भाई, कल को कोई बीमारी आ गई, कोरोना वाली आ गई, तो ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, SOPs, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने चाहिए कि फिर दोबारा कोई पैंडेमिक कल को आ गया, हाउ विल वी एग्जीक्यूट। जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, सब ने ये कहा था कि कोरोना खत्म हो गया हो बेशक से, बट ऐसा नहीं कि फ्यूचर में पैंडेमिक्स नहीं आएंगे, इससे भी खतरनाक आएंगे।
और इससे भी तेज़ गति से आएंगे और उससे ज़्यादा तबाही मचाएंगे। ये डेटा बहुत पहले अवेलेबल करा दिया गया था, अभी भी वो डेटा मार्केट में अवेलेबल है और ऐसा होगा भी आगे, क्योंकि वायरस चीज़ ही ऐसी होती है। और भी कुछ आ सकता है, कोई पैथोजन आ सकता है, कोई बैक्टीरिया ऐसा आ सकता है जो शायद ना खत्म हो पाए आसानी से। देन दे आर सेइंग कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है ना, उनको आपस में उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करो, उनकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ बढ़ाओ। ये जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? दो तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेक्टर स्कीम, ठीक है, एक होती है स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम के अंदर ना 100% जो पैसा आ रहा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम कुछ परसेंट दे देंगे, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बोलती है यार तुम अपने नाम की स्कीम के ऊपर ना हमसे पैसा हमारा खर्च करवाते हो। तो वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ स्टेट के ऊपर। भाई स्टेट की प्रायोरिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो मैं आपको ना पॉलिटिकल एंगल से बताता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बट आपको पॉलिटिकल एंगल से बताता हूँ कि ये होता क्या है, आपको समझना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी हो सकती है, राइट नाउ तो बीजेपी है, बट मैं नहीं कह रहा कि अभी का एग्जाम्पल लेते, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि हमारे देश के अंदर एक कोई भी मतलब हो सकती है, लाइक कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल XYZ एक पार्टी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब ये देश के अंदर ना कोई स्टेट है, M स्टेट, ठीक है, या फिर कोई N हो सकता है, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहेगी हमारी पार्टी बने यहाँ पर, ठीक है, और M के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी चाहेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पॉन्सर स्कीम लेके आएगी इस टाइम पर, क्यों? ताकि यहाँ वाले लोगों को लगे ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है, और वो स्टेट को गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर पे प्रेशर भी चला जाता है। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये सारे संसार में हो रही होती हैं। तो एग्जाम्पल देकर के शायद समझना आसान हो गया होगा आपके लिए। देन प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग, इक्वलिटी पे काम करो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए। अगेन मिसिंग मिडल, पीपल हु आर रिच इनफ टू नॉट क्वालिफाई फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स बट लैक मनी टू बाय प्राइवेट हेल्थ केयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिसिंग मिडल शायद इसमें प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरी इंट्यूशन कितनी सही होगी, बट ठीक है। इनिशिएटिव्स टू चेंज द बिहेवियर, लोगों को अपना बर्ताव बदलना पड़ेगा। ईट राइट मूवमेंट आई थी, बहुत अच्छी आई थी FSSAI की, सही खाना खाने की। और मैं देख रहा हूँ कि मैं मार्केट में भी कभी जाता हूँ ना, आई हैव सीन पीपल आर एक्चुअली गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। दिस इज ट्रू। लोग जंक फूड के ऊपर कंट्रोल करते तो हैं, ठीक है, जिसको पता चल जाता है ना कि उसकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है, वो काम तो करता है। आई हैव सीन दिस थिंग। इंप्रूव करना, इंकरेज करना कम्युनिटी हेल्थ केयर को, एक अकेला मत करो, सबको साथ लेकर के चलो, दिस इज गुड स्टेप। तो ओवरऑल बर्डन कम हो जाता है। तो राइट टू हेल्थ इज़ अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, कौन सा स्टेट है एंड कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये तो मेंस के लिए है रूलिंग्स। ओवरऑल बेनिफिट मतलब मेंस में बना के लिख दोगे, कोई नहीं भी याद करोगे ना, एक बार नज़र मार जाओगे तो भी लिख दोगे, याद मत करना। इनिशिएटिव्स येस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस में लिखना पड़ता है। कंस्ट्रेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, ये वाला डेटा मैंने मना कर दिया, इसको मत लिखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिमेंबर दिस पार्ट, ईजी टू रिमेंबर। ये जो ग्रीन कलर में मैं सारे इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर देता हूँ, तो मतलब कवरेज वाला एंड ऑल दिस फॉर मेंस ओनली। वे फॉरवर्ड मेंस के लिए काम आता है। चलो टॉपिक डन। टॉपिक नंबर 6.3 हमारे पास सोशल इश्यूज़ का, रेयर डिजीजेज। अगर आप इसको समझना चाहोगे, रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ, एक तरह से बहुत मुश्किल से होने वाली या मुश्किल से पाई जाने वाली कोई चीज़, उसमें डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेयर डिजीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है WHO के द्वारा, एंड एक पब्लिक हेल्थ इशू कैसे है रेयर डिजीज़ इंडिया में, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, एक एक्ट भी आया था इसके तहत, उसमें क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या फीचर्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऑफिशियल डेफिनेशन होती है ना, उसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो WHO की डेफिनेशन, देखो WHO ना से ना UPSC को प्यार है। 2021 के 20 के मेंस में आया था, 21 के मेंस में आया था, 2022 के प्रीलिम्स में आया था WHO का क्वेश्चन, ठीक है। WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए जो चल रहा है इनका, ठीक है, क्योंकि ये आते ही हैं एग्जाम में। अभी WHO का वो क्वेश्चन कितना अच्छा था, मतलब 2021 के मेंस में आया वो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, और घुमा करके प्रीलिम्स में दे दिया उसी को। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट जब बना था, वो क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में आया था, फिर वो घुमा करके मेंस में दे दिया अगले साल ही, ठीक है। ऐसी WHO का गाइडलाइंस का पहले मेंस में दिया, फिर घुमा कर प्रीलिम्स में दे दिया। तो यू आर गेटिंग दिस थिंग ना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन कैसे इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। रेयर डिजीज की डेफिनेशन WHO ने दी, जो WHO की डेफिनेशन है वही पढ़ेंगे। उन्होंने कहा दे आर रेयर डिजीज एज ऑफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विद द प्रेवलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करके रखते हैं, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को होती हैं। जैसे कि उसने कहा 1 या फिर लेस देन 1000 की
की पॉपुलेशन में, ठीक है। बेसिकली बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन होती हैं तो जानलेवा भी होती हैं, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर रेयर, दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल। तो कुछ 7,000 के आसपास ऐसे रेयर डिजीज नॉन है, उसमें से 80% जो रेयर डिजीज है वो जेनेटिक होती हैं। ये दिस इज़ वेरी शॉकिंग। 29 फरवरी को हम लोग रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बना सकता है? 2021 के पेपर में ना इंटरनेशनल लैंग्वेज डे समथिंग था, वो ऐसे ही विजन की मैगजीन के अंदर एक ऐसे ही इमेज में डायग्राम में दिया हुआ था, इंडिया बांग्लादेश के टॉपिक में। तो वहाँ से वो टॉपिक बन तो रहा था, पता नहीं यूपीएससी इसको देख करके बनाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन रेयर डिजीज डे इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज मच एज इंटरनेशनल लैंग्वेज डे समथिंग। तो ऐसा 1.8% जो न्यू बॉर्न होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इस तरह की बीमारियों से। बहुत सारी जो रेयर डिजीज़ होती हैं उनके कारण प्री मैच्योर डेथ हो जाती है इन्फेंट्स की और यंग बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। करंटली वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन इससे सफ़र करती है। मोस्टली जो रेयर डिजीज़ होती हैं उनके कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। जो भी पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं वो सारे के सारे रेयर होते हैं। मोर देन 90% जो रेयर डिजीज़ होती हैं दे आर विदाउट द FDA अप्रूवल ट्रीटमेंट, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी यहाँ पर मेंशन था। ये FDA अप्रूवल का ट्रीटमेंट जो होता है ना, इंडिया से नहीं होता है, ये USA का FDA होता है, इंडिया का नहीं है, वो USA का है। तो उनके अप्रूवल के बिना ट्रीटमेंट हो रहा होता है। इवन इंडिया के अंदर बहुत सारे के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आ रहे होते हैं ना, वो इंडिया के अप्रूवल नहीं आ रहे होते, FDA अप्रूव होकर आ रहे होते हैं। तो दैट्स वाई रेयर डिजीज़ को हम लोग ऑर्फन डिजीज़ भी बोलते हैं। एंड जो ड्रग्स होती हैं उनको ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रग्स मतलब यहाँ पर जो उनको ट्रीट करने की मेडिसिन होती हैं। ओके, डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। इंडिया के पास अपनी खुद की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारी वेरिंग डेफिनेशंस होती हैं, पर हम लोगों ने WHO वाली कंसिडर करनी है। एपिडेमियोलॉजिकल डेटा की कमी है हमारे पास, वी डो नॉट हैव द डेटा। तो जब डेटा नहीं होता तो किस एक्सटेंट तक इनका बर्डन है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डायग्नोज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्ली डायग्नोज करना, शुरुआत में कब हुआ ये डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता ही नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यार, सोच के देखो ना, आप में से कितनों को पता होगा आपको ऐसी कोई बीमारी है? यू डू नॉट हैव एन आइडिया ना। छोटे बच्चों को तो वैसे पता नहीं चल पाएगा हम लोगों को। रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम है इसके भी ना, डिफिकल्ट रिसर्च कर पाना पे, क्योंकि पेशेंट का पूल ही कम है, लोग इतने कम हैं। जो 5% तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें मोस्टली बता रहे कि नवजात शिशु, इन्फेंट वगैरह होते हैं। तो कैसे आप उन पर रिसर्च वगैरह करोगे? सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को रिसर्च के लिए अवेलेबल थोड़ी कराएंगे भाई, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो 7,000 से 8,000 के आसपास डिजीज़ ऐसी होती हैं, रेयर डिजीज़ होती हैं, बट लेस देन 5% की थेरेपीज अवेलेबल होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो प्रॉब्लम दिख रहा है, ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, नॉट ईजी फॉर एवरीवन। लोगों को जागरूकता ही नहीं होती। इवन मैंने भी जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, मतलब हालांकि रिपीट हुआ विजन की मैगजीन में पहले आ चुका है, बट बाय द टाइम आई हैड नॉट रेड इट, मुझे नहीं पता था कि रेयर डिजीज़ नाम की कोई चीज़ भी होती है। अब वो कह रहे हैं 7 से 8,000 तरह की होती हैं, पता नहीं हम में से किसको कैसे रेयर डिजीज़ होगी, वी हैव नो आइडिया। पब्लिक हेल्थ की बाकी प्रायोरिटीज़ भी हो रही होती हैं। कोविड के टाइम पर अगर कोविड आया हुआ है, ठीक है, मंकी पॉक्स आया हुआ है, जानवरों के लिए लंपी डिजीज़ आई हुई है, तो कौन ध्यान देगा रेयर डिजीज़ के ऊपर? तो ये एक अपना एक कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। कैंसर होता है, HIV होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। फिर एवरीडे डेंगू आता है, कभी मलेरिया आता है, कभी चिकनगुनिया आ रहा होता है ना। तो इबोला वायरस चल रहा, ना जाने अफ्रीकन रीजन में तो क्या क्या चल रहा होता है, वो कैसे रेयर डिजीज़ पर ध्यान दे पाएंगे? सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। इनिशिएटिव की बात करते हैं तो NPRD का हमारा एक एक्ट 2021 का, गवर्नमेंट ने NPRD लॉन्च किया था, नेशनल पॉलिसी आई थी रेयर डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, नेशनल पॉलिसी के सेलेंट फीचर्स क्या थे, क्योंकि 2021 की थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो मीन्स में भी पूछ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें 6 और डिजीज़ को ऐड किया था। देखो अब ये चीज़ होती है, इसको फिर हम शेड्यूल्ड डिजीज़ बोल देंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड डिजीज़ मतलब ये मैंशनड है गवर्नमेंट के एक्ट में। जो 6 डिजीज़ थे उनके नाम थे लैरॉन सिंड्रोम, विल्सन डिजीज़, कंजेनिटल आड्रेनल हाइपरप्लेसिया, नियोनेटल ऑनसेट मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, नॉमिड बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स एंड एटिपिकल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है, तो मेरे को शायद इनमें से 90% शब्दों का मतलब भी नहीं पता होगा, पर हाँ शब्द तो खैर ईजी हैं, बट स्टिल, ठीक है। तो आई विल नॉट गो डीपर कि क्या कौन सी बीमारी से क्या होता है, बट दिस इज समथिंग कि 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने ऐड किया था। जस्ट हैव ए लुक, एक बार रीड कर लेना प्रीलिम्स में जाने से पहले, मे भी कोई क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने घूम फिर के, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो NPRD की पॉलिसी आई थी हमारी 2021 में, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप 1 में वो डिसऑर्डर्स जो एक बारे में क्योर हो जाएंगे ट्रीटमेंट से। ग्रुप 2 के अंदर लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है, जिनका रिलेटिवली लोअर कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट का, यानी कि खर्चा कम पड़ेगा। ग्रुप 3 के अंदर उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, उनकी लाइफ लॉन्ग थेरेपी चल सकती है। कुछ बीमारियाँ होती है ना यार, ये तो जीवन भर थेरेपी चलती रहेगी इसकी।
फिर गवर्नमेंट ने ये भी बात की थी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस वगैरह के द्वारा जो NPRD के तहत ना एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट होगा और 50 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट ने पहले भी सपोर्ट प्रोवाइड किया था। तो दिस वाज NPRD भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह की पॉलिसीज़ ज़रूरी होती हैं, ध्यान में रखना, भूलना मत। एक PLI स्कीम है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। देखो PLI स्कीम में क्या होता है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि ना आपको 2% से लेकर के 1% से लेकर के, पहले ही 4% से 6% था, ठीक है, फिर गवर्नमेंट इसमें सेक्टर ऐड करती गई। गवर्नमेंट बोलती है आप कुछ प्रोड्यूस करोगे ना, ठीक है, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज ऑल अबाउट यू विल गेट सम इंसेंटिव इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐड करती रहती है। तो पहले ये था कि हम आपको प्रॉफिट के ऊपर 4 से 6% इंसेंटिव देंगे, अब उसकी रेंज बढ़ गई क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको 20% देना पड़ता है, दैट्स वाई। एग्जाम्पशन ऑफ ड्यूटीज़, कुछ ड्रग्स और मेडिसिन ऐसी होती है उनको फिर कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाती, क्योंकि ना ये कुछ केस बने थे 2020 से पहले की बात है, मुझे याद है न्यूज़ में था, कोई छोटी बच्ची थी महाराष्ट्र की, उसकी कोई मेडिसिन आनी थी, वो मेडिसिन ही तकरीबन 2 करोड़ की थी, कोई इंजेक्शन था उस बच्ची के लिए 2 करोड़ का था वो, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी लग रही थी। तो उनके पेरेंट्स वगैरह ने कहा कि हम लोगों ने 1-1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ हटा दीजिए, तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली माफ़ कर दिया था, मतलब कोई सोचा भी नहीं, क्योंकि सबको पता था यार 2 करोड़ का इंजेक्शन आ रहा है, एक इंजेक्शन आ रहा है, उस पर भी हम लोग इतना ड्यूटी लगाएंगे तो 30-40 लाख रुपये, पेरेंट्स को कुडंट अफोर्ड इट। लकीली वो बच्ची बच भी गई थी, तो ये एक चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे दिया था बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ के लिए, इस तरह की चीज़ों में। डिजिटल पोर्टल बनाया गया था क्राउड फंडिंग के लिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो आप लोगों को भी अगर किसी को सपोर्ट करना हो तो आप उनके क्राउड फंडिंग में मदद कर सकते हैं, यानी कि आम जनता उनकी मदद कर सकती है पैसे दे करके। एक नेशनल रजिस्ट्री के ऊपर काम किया गया था, उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था ना इशू में, सी आई विल शो यू अगेन, लैक ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। तो जब डेटा नहीं था तो इट्स अ गुड स्टेप, ICMR ने कहा कि नेशनल रजिस्ट्री बना देते हैं, तो जो भी नई बीमारियां हो रही होती हैं उनकी डिटेल रिकॉर्ड की जाती हैं, बट ठीक है ये पेशेंट था, इस तरह की बीमारी थी, इतने समय से हुई थी, ये ट्रीटमेंट दिया गया, इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो क्रिएटिंग द डेटा बन जाएगा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को। तो हम वे फॉरवर्ड और आगे क्या ध्यान में रख सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सलेंस की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ऐड कर दी थी जस्ट इन केस, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है यार सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्या चीज़ है, तो मैंने बता ही दिया था। बाकी ये रहा, टीम होती है स्किल्ड नॉलेज वर्कर्स की, उनका एक मिशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, काम करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, दैट्स इट। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बेसिकली कोई किसी बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस दे देंगे, उसमें एक्सपर्ट लोग होंगे, वो कुछ काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो हम क्या कर सकते हैं आगे भाई, डिफाइन कर दो। सबसे पहला हमारा इशू क्या था, हमारे पास डेफिनेशन नहीं थी ना इंडिया के पास अपनी, तो वेरिएबिलिटी ना हो, इसलिए डिफाइन कर दो। डिफाइन करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ईजी रहता है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस और सेटअप करो, आज तक हमारे पास 11 थे, तो उन्होंने कहा कि और ऐड कर दो, तो ठीक है कर देंगे। डायग्नोसिस की प्रॉब्लम थी तो और इंप्रूव करो। टैक्स के बेनिफिट की बात की थी, तो क्राउड फंडिंग का जो अमाउंट था उसको एग्जाम्प्ट कर दो फ्रॉम द इनकम टैक्स। ओके, अच्छा इस पर इनकम टैक्स लगता है, देखो ये भी एक नया पॉइंट है। डेफिनेटली प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें बन जाते हैं स्टेटमेंट्स। अभी आया था ना 2022 के प्रीलिम्स में इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वाला जो क्वेश्चन आया था ना, उसका थर्ड स्टेटमेंट जो था उसमें था ऐसा कुछ कि टैक्सेबल है समथिंग ऐसा कुछ करके, तो वही बता रहा हूँ। देखो रिसेंट के पेपर में भी आया था, बन जाती हैं स्टेटमेंट्स। ग्लोबल कोऑपरेशन, पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर सबकी ज़रूरत पड़ेगी, सबको साथ में काम करना पड़ेगा, अच्छा इनोवेशन हो। ठीक है, अब ये देखते हैं ज़रा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया लग जाए आप लोगों को। रेयर डिजीज़ के बारे में डेफिनेशन दोनों जगह, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर कोई स्टेटमेंट आ गया ना तो आप डेफिनेशन के दम पे सॉल्व कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर ना डेफिनेशंस के बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। इकोनॉमी के अंदर अगर तुम 100 तो नहीं होंगे, शायद 200 तुम्हारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, सिर्फ तुम डेफिनेशन भी याद कर जाओगे ना 200 की, तुम डेफिनेशन पे पूरा गेम खेल सकते हो। मतलब 15 क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि तुम 10 से ऊपर क्वेश्चन जो होंगे ना वो तुम सिर्फ डेफिनेशन के दम पे सॉल्व कर सकते हो। 200 डेफिनेशन और 10 क्वेश्चन, दिस इज़ ट्रू। तो ये वाली जो टॉपिक है प्रीलिम्स में आया तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो आप लिखना पड़ेगा आपको फिर। एंड दिस डेटा इज़ फॉर मेंस, ठीक है, ये प्रीलिम्स प्लस मेन डेफिनेशन। देन दिस रेयर डिजीज़ का बेसिक जो डेटा है वो आई थिंक ये मेंस के लिए है। इनिशिएटिव्स में बाकी सारे इनिशिएटिव में नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो मेंस के लिए हैं। ये NPRD का जो है पूरा, ये मैं कहूँगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। NPRD दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स ऑल्सो, नॉट वेरी टफ। वे फॉरवर्ड ऑलवेज फॉर मेंस। हो गया टॉपिक ये वाला भी। टॉपिक नंबर 6.4 हमारे पास न्यूज़ इन शॉर्ट है सोशल इश्यूज़ का। 6.4.1 में सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, किसने रिलीज़ की थी, WNSDSN ने, UN का, सॉरी WN बोल दिया मैंने गलती से, UN का
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। इसमें इतना ही जानना काफ़ी है। हाँ, मेंस में लिखने के लिए अगर आप लिख सकते हो कि टॉप 3 में, मतलब का कंपैरिजन लिखना हो तो आई थिंक एस्से में लिख सकते हो कि टॉप 3 कंट्रीज फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। और अपनी एक समझ बनाने के लिए कि हाँ यार मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ रहती हैं। इंटरव्यू के लिए वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग। अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन लास्ट में थे। इंडिया की रैंकिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए। मैं इस रिपोर्ट का डेटा जब अंडरलाइन कर रहा था, आई कंप्लीटली डिसअग्री विद दिस। मतलब अगर मैं कभी होता भी देश का प्रधानमंत्री तो और तो पता नहीं, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट इस पर सवाल उठाए रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन मतलब 126 प्लेस पे हम लोग हैं 137 कंट्रीज़ में। इतना दुखी भारत नहीं है भाई, भारत में बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग संतुष्ट हैं। बल्कि इंडिया के ऊपर तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि इतना एम्बिशियस होना चाहिए इंडिया को। इंडिया नहीं है एम्बिशियस, क्योंकि एम्बिशन आपको दुख लेके आएगा आपके जीवन में। अगर आप एम्बिशियस नहीं हो तो दुख होगा ही नहीं। तो हैप्पीनेस जो बच गया वो कंटेंटमेंट ही है। ठीक है, दैट्स अ कम्प्लीटली फिलोसफिकल थिंग टू से, बट ये बहुत ही गलत डेटा है लेकिन गलत डेटा तो क्या, आपको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप बन जाते हो ऑफिसर वगैरह तो जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी काम करते हो, डू मेक श्योर दैट यू टेक सम स्टेप्स ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। भूटान इस रिपीट लिस्ट के अंदर नहीं आता है, ये ज़रूरी है जानना। अगेन यूएन का एसडीएसएन क्या होता है, 2012 में था। तो जो भी ग्लोबल साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वगैरह होते हैं सब मिलकर इस पर काम करते हैं। दैट मच इज़ एनफ टू नो। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। अक्सर हम लोग इंडिया में रिपोर्ट एजुकेशन की कंट्री स्पेसिफिक पढ़ते हैं, बट दिस इज अबाउट ग्लोबल। और यूनेस्को ने इसको रिलीज़ किया था। यूनेस्को वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 17% ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन के इश्यूज़ को अपने करिकुलम के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कंपलसरी है 68% कंट्रीज़ में, और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 76% कंट्रीज़ में। अब ये टॉपिक पता नहीं कहाँ पे आएगा। आई थिंक किसी ऑप्शनल के सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, किसी साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में। तो आई एम नॉट श्योर कि किस किस तरह के टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर, बट अगर आपके सब्जेक्ट में हो तो वहाँ के लिए आप डेटा नोट डाउन कर सकते हैं। देन वी हैव दिस NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट हुआ था इस साल। तो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसके तहत किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जो नॉन लिटरेट हैं ऑफ द 15 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज लिटरेट्स ऑन क्वालिफाइंग। तो एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था 15 साल के उम्र के ऊपर वालों के लिए कि भाई आप एक टेस्ट कंडक्ट करो, अगर आप इसमें पास हो गए तो हम आपको लिटरेट कंडक्ट कर देंगे, लिटरेट डिक्लेयर कर देंगे। 2022 से 27 तक 5 साल के लिए एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसको सपोर्ट करती है। तो उन्होंने टारगेट किया था जो भी नॉन लिटरेट्स है ना 15 साल तक के और उसके ऊपर वाले, तो उनको टेस्ट कराने के लिए, और उससे फिर आइडिया मिल जाएगा इतने लोग लिटरेट हैं इतने नहीं है, उसमें लिटरेसी का डेटा भी ऐड हो जाएगा, नॉन लिटरेसी का फिर आइडिया पता चल जाएगा किस तरह के लोग हैं उनसे। टेस्ट के तहत ये भी पता चलेगा कि भाई इस व्यक्ति को कैसे एजुकेट कर सकते हैं हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट और बेहतर करने के लिए। न्यूट्रिशन क्राइसिस इन द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन, यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, अंडर नरिश्ड एंड द ओवरलुक्ड, अ ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन। रिपोर्ट ने बताया था क्या न्यूट्रिशन स्टेटस चल रहा है एडोलेसेंट वीमेन वगैरह का। एडोलेसेंट की कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है 15 साल से 49, यानी कि 15 से 50 ईयर्स तक आप कह सकते हो। उन्होंने कहा मोर देन ए बिलियन का मतलब क्या होता है 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसी एडोलेसेंट गर्ल्स और विमेन हैं जो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हैं। उनमें बहुत सारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, जेंडर गैप जो था फूड इनसिक्योरिटी में वो डबल हो चुका है 2019 से 2021 में। अब ये वो डेटा है जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ जानना हो कि नो रीजनल ट्रैक, साउथ एशिया, अफ्रीका, मर्जी है आपकी, समय आपके पास है, बहुमूल्य, तो फिर आप बेशक से इसमें ऐड कर दीजिए। बाकी नोट डाउन करने का यही डेटा था यहाँ पर। इंडिया की रैंकिंग ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 थी, तो 33% बच्चे ऐसे हैं अंडर 5 के जो अंडर वेट हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में पूरा अलग से है। तो हेल्थ के जब आप इवन ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं भी करोगे ना, जो लोग मेन जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जब वो मेंस का पेपर दे रहे होते हैं, तो उनका इसी सीन होता है कि वो ऐसा डेटा उनको मिल जाता है, कंपाइलेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, वो कंपाइलेशंस में वो डेटा होता है अवेलेबल, और जो भी मंथली मैगजीन का समरी आती है वो मेंस 365 वगैरह उसके लिए, तो वहाँ ये काम आता है। ये चीज़ प्रीलिम्स में तो पूछेंगे नहीं आपसे रैंकिंग वगैरह क्या चल रही है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में रिपोर्ट में मैक्सिमम ये पूछे कि कौन रिलीज़ करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे रैंकिंग पे नहीं जा रहा है रिपोर्ट की। देन वी हैव अनदर रिपोर्ट, विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की, ना वर्ल्ड बैंक इज फोकसिंग ऑन लॉ, बिजनेस, विमेन, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का कोई क्लाइमेट की भी रिपोर्ट आई थी, आई थिंक हमने पिछले मंथ कवर की थी वो मैगजीन में। तो ग्लोबली जो विमेन है वो एंजॉय करती है सिर्फ 77% अपनी लीगल राइट्स, यानी कि अगर एक मैन 100 राइट्स एंजॉय कर रहा है तो महिला को उसके मुकाबले 77 राइट्स ही मिल पा रहे होते हैं।
तो भारत में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट इस रिपोर्ट ने भी बताया था। तो उन्होंने कहा कि अगर राइट नाउ ये चीज़ चलती रही ना तो लीगल जेंडर इक्वालिटी में हमको 50 साल लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। कुछ रिकमेंडेशन बताई थी उन्होंने इंडिया के लिए कि भाई आप लीगल इक्वालिटी बेहतर करो, इक्वल रेम्यूनरेशन लेके आओ महिलाओं के लिए, यानी कि इक्वल वेजेस वाला होता है ना, क्योंकि एक्चुअली चीज़ देखने में मिली थी बॉलीवुड से बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हुई थी ये। बॉलीवुड के अंदर कोई मेल अगर एक्टर होता था तो अगर वो 5 करोड़ रुपए ले रहा होता था, वहीं पर फीमेल जो एक्ट्रेस होती थी वहाँ पर उसको 1 करोड़ 2 करोड़ मिल रहे होते थे। ठीक है, तो ये मुद्दा एक्चुअली वहाँ से बहुत लाइमलाइट में आया था, इट्स अ गुड थिंग। इवन कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा देखने को मिला था कुछ जगह पे, कुछ कॉर्पोरेट्स करते हैं बट वो चीज़ भी इंप्रूव हो रही है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि भाई कोई फीमेल को हो मेल हो उसके कोई सैलरी के अंदर कुछ कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब वो गैप नहीं होता है, तो इट्स गुड थिंग। बट ये कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स को कंपैरेटिवली कम सैलरी दी जाती है, और बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा। ये जो बिल्कुल ही होता है ना थोड़े अनऑर्गेनाइज वहाँ पर होते हैं ना पेमेंट स्ट्रक्चर जहाँ पे होते हैं, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, बट ये इंप्रूव भी हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, अभी मैंने ग्रीन कलर में इसलिए हाईलाइट किया था, मुझे लगा था ये डेटा आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, सेक्स रेशियो का डेटा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक्सप्लेन जिस करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, बस डेटा है, मेंस में लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब जैसे सेक्स रेशियो है जैसे 9:45 चल रहा है 2021 में, तो ये तो याद हो जाना चाहिए ना आपको, क्योंकि मेंस में कितनी जगह लिखना पड़ेगा आपको ये, है ना। और इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे, मतलब ऐसी बात नहीं, इस तरह की बातें पूछते हैं, पूछ लिया उन्होंने। भाई इंटरव्यू ऐसी चीज़ होती है, आपसे पूछ लेंगे भाई एक बात बता, आधार कार्ड है तेरे पास, तुम इंटरव्यू कैंडिडेट बैठे, तुम बोलेंगे हाँ यस सर है, बोलेंगे तेरा आधार कार्ड नंबर क्या बता, अब तुम को याद है तो ठीक है, नहीं है तो भूल गए। पूछ लेंगे तुमसे बता अपने 10th में जो तेरा रोल नंबर था वो क्या है, याद है तेरे को, तुम कहोगे नहीं सर 10th का तो किसको याद होगा, तो बोलेंगे भाई इतने बार फॉर्म भर रहा था 10 जगह भरा होगा, याद तो होना चाहिए। तो अब आप 10th के अगर आपसे उसने रोल नंबर पूछ लिया और आपने मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर नहीं काटेगा आपकी, उसको पता है यार 10th क्लास बहुत पहले की थी, नहीं होता याद, उनको खुद नहीं याद होते कुछ भी अपने। बट पता है क्या है यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या होता है, अगर आपने बता दिया अपने 10th का रोल नंबर तो वो खुश हो जाएगा, हाँ यार इसकी अवेयरनेस अच्छी है। पता है फिर क्या करेगा, वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, अच्छा 12th का रोल नंबर बता। जब आपको बताऊंगा 10th का याद करके जाओगे तो आप 12th का भी याद करके जाओगे। मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ अवेयरनेस को लेकर के, अगर अवेयरनेस होती तो कुछ एडवांटेज दे देती है। फिर आपसे पूछेगा बता तेरा प्रीलिम्स का यूपीएससी का रोल नंबर क्या था, ठीक है, वो एडमिट कार्ड का। खेल खेलना होगा उनको खेल लेंगे, पर वो इंप्रेस जरूर हो जाएंगे ना आप एक बार भी हाँ कर दोगे। मना कर दोगे तो नंबर नहीं काटते वो लोग इन चीज़ों, उनको पता है मैं तो। सेम इस तरीके से सेक्स रेशियो याद होना चाहिए आपको, लिटरेसी रेट याद होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में क्या चल रही है याद होनी चाहिए। ये वर्बल डेटा था इसलिए मैंने ग्रीन कलर में अलग से हाईलाइट कर दिया। इसका बेशक से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी स्क्रीन पे इसको सेंटर में करने की कोशिश करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है, और इसको अपना सेव करके रख लो अलग से, जहाँ पे कहीं पर भी अपना किसी टेलीग्राम के ग्रुप में सेव कर लो, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। विमेंस आइकन्स लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023 का अभी अवार्ड वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थे, अर्बन सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए, ठीक है। स्वच्छ उत्सव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, महुआ बोलता हूँ मैं तो इसको। तो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे था, उसके तहत उन्होंने सेलिब्रेट किया गया था, अच्छी बात है, अच्छा स्टेप लिया गया है। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने के लिए था विमेन की लीडरशिप में, तो इसको यूएनईपी ने यूएन हैबिटेट ने दोनों ने सपोर्ट किया था। अब दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, यूएन हैबिटेट तो लास्ट ईयर आया था 2021 में आया था, 22 में 21 में आया था आई थिंक, एंड पहले भी आ चुका है प्रीलिम्स में ना, ये पुराने क्वेश्चन भी आप देखोगे ना यूपीएससी के, वहाँ मिल जाएगा यूएन हैबिटेट। महुआ ने कहा कि 1000 सिटीज़ उनको टारगेट किया जा रहा है एंड उनको 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाया जाएगा। तो 3 स्टार कैटेगरीज होती हैं, डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन स्टेट के द्वारा दिया रहता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन देता है डिक्लेरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। थर्ड पार्टी असेसमेंट करना सर्टिफिकेशन इनके द्वारा होता है, 3 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, ये रैंकिंग्स होती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स पे, उन पर बहुत डिटेल में मत जाना। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, ये महुआ के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गार्बेज फ्री बनाने के लिए, इट्स अ गुड स्टेप स्वच्छता के लिए। एंड अर्बन इंडिया जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री है, जो भी हमारे 4715 अर्बन लोकल बॉडीज हैं कंप्लीटली ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच कोई नहीं करता है अभी। 3000 ऐसे हैं वो ODF प्लस का रहेगा उनके पास हाइजीनिक कम्युनिटी भी है, पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं। 1191 ऐसे हैं ODF प्लस प्लस हैं, उनके पास कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट भी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ODF की, ODF प्लस की, ODF प्लस प्लस की, थोड़ा सा ये याद कर लेना यार, क्योंकि मतलब पूछ लें मेनली आपको मेंस इंटरव्यू में शायद पूछ लें कि भाई बताओ स्वच्छ भारत, आपसे पूछ लेंगे कि जैसे बताओ डिमोनेटाइजेशन से कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, आप बता दोगे। फिर पूछेंगे स्वच्छ भारत मिशन से सफाई हुई है देश में नहीं हुई है, फिर पूछ लेगा कोई आपसे टीचर यार मूवी आई थी टॉयलेट करके
किसी एक्टर की, तो आप बोलोगे ये सर अक्षय कुमार की और भूमि क्या नाम है पूरा नाम उनका, जो भी एक्ट्रेस भूमि उनकी आई थी, पूछेगा देश में हुई है साफ सफाई, ODF वगैरह क्या होता है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तुमको लगता है कि ODF हो चुका है, तो वहाँ पर आप ये डेटा बता सकते हो, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है ना स्वच्छ भारत वाला, और गांधी जी का भी एक सपना था स्वच्छ भारत का, तो गांधी जी का टैग भी यूज़ किया गया था, दैट्स वाई। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट इतना ही था सोशल इश्यूज़ का। स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस एंड टेक। सबसे पहले टॉपिक है भारत 6G मिशन। कुछ समय पहले, अभी तो 2023 चल रहा है, 2022 की जो मैगजीन्स थी, हम लोगों ने वहाँ पर 5G के बारे में पढ़ा था, एंड इंडिया में 5G लॉन्च किया गया था। एयरटेल ने और जियो ने तो सेटअप कर भी दिया है, और एयरटेल आई थिंक जियो ने प्रॉमिस किया था कि 2023 के लास्ट तक वो सारी सिटीज़ में 5G एक्टिवेट कर देंगे। सारी सिटीज़ में, कुछ जगह वो लोग कर चुके हैं। तो इंडिया ने भी कहा है कि हम लोग भारत 6G विजन पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग 2030 तक 6G सर्विसेज भी रोल आउट कर देंगे। तो 6G सर्विसेज अभी राइट नाउ कौन सी कंट्रीज़ में चल रही हैं। साउथ कोरिया इस पर कुछ काम कर रहा है। जब मैं टॉपिक आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि साउथ कोरिया में कुछ जगह पर एक्सेसिबल है ये। बाकी 5G तो बहुत कंट्रीज़ में चल रहा है, 6G इज़ नॉट समथिंग जो पब्लिकली अवेलेबल हो सबके लिए अभी, और 6G की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन 5G एंड 6G। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, भारत का 6G विजन एक्चुअल में है क्या, क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, और इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट होगा हम लोगों को, क्या चैलेंजेस हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ से एक प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेंस का शायद ना भी बन पाए, बट प्रीलिम्स का बनेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक से कैसे बन सकता है। 6G को और 5G को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे को टॉपिक में सब कुछ पता चल ही जाएगा। मोस्टली अगर आप लोग जो अभी राइट नाउ एक्सेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी 3G एंड 4G के रेंज में हैं। अभी कुछ लोग होंगे जो आई थिंक NCR रीजन वाले एक्सेस कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है हैदराबाद एंड बैंगलोर में भी एक्सेसिबल हो गया है। ये चीज़ चेंज हो जाएगी, कुछ टाइम में सब जगह हो जाएगा, बट जितना मुझे थोड़ा सा आइडिया लग पाया था न्यूज़ वगैरह का, जो मैं रिकॉल कर पा रहा था उसके हिसाब से। देखो ये जो कंपैरिजन चार्ट है ना, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट यहाँ मत लेना, इसमें तो अच्छे से नहीं आएगा, शायद अपने PDF में से ले लेना, क्योंकि ना 2022 में प्रीलिम्स में उन्होंने वेब 3.0 पर पूछा था, ठीक है, सास पर क्वेश्चन आया था, और एवरी टाइम देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी ना, वो उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर पूछ सकते हैं, तो 6G 5G दीज आर डेफिनेटली न्यू टेक्नोलॉजीज। मे बी UPSC कैन आस्क, ठीक है, कि गैप में वो खुद ही कंपैरिजन में पूछ लेगा 5G 6G से कैसे बेटर है, ठीक है। और ऐसा पहले हुआ है, प्रीवियस पहले क्वेश्चन में ना वो CD DVD में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ब्लूटूथ वाले में पूछा था, ब्लूटूथ 2.0 5.0 समथिंग पूछा था, एंड इसमें मतलब देर आर मैनी क्वेश्चंस लाइक दिस जिस पर वो क्वेश्चन सवाल पूछते हैं। LED में पूछ लिया था, सोडियम लैंप में, आई थिंक ये तो अभी पूछा था 21-22 में ही, तो वो कंपैरिजन करता है टेक्नोलॉजी में। तो जरा देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, ठीक है, ये डाउनलिंक डेटा, बहुत डीप में मत जाना, ये डेटा याद करने का है, थोड़ा समझ लेना। जैसे 5G के अंदर उन्होंने कहा लो बैंड के और हाई बैंड के फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, 6 गीगाहर्ट्ज़ के, और अबव वाले जो हैं वो 24.25 के। लो बैंड वाले कितने पे हैं, 6 गीगाहर्ट्ज़ पे, और मतलब एक बैंड है, एक रेंज है, ठीक है, एक लोअर रेंज मान लो, एक अपर रेंज मान लो। तो लोअर रेंज मान लो 6 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। मैं तुमको टेक्नोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तुमको बस कुछ थोड़ा फीड करना चाहता हूँ कि सिविल सर्वेंट को दिमाग में क्या होना चाहिए। एक लोअर रेंज है, एक अपर रेंज है 24 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है, उस रेंज में 5G काम करता है। यही रेंज जो है ना 6G के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो रेंज 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ तक चली जाती है। दिस इज़ लाइक मल्टीपल टाइम्स। डेटा रेट की बात करते हैं, 1 Gbps से 20 Gbps तक का, ठीक है। तो डाउनलोड की लिंक जो है वो डाउनलोड मतलब आप कुछ करोगे तो उसकी स्पीड होती है 20 Gbps, अपलोड करने की स्पीड है 10 Gbps। 6G के अंदर ना ये 1 Tbps हो जाती है, यानी कि 5G से भी 100 गुना ज़्यादा। मतलब राइट नाउ जो मैं वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे होंगे, मोस्टली लोग उसको 4G में देख रहे होंगे, तो 4G से फास्ट होगा 5G, और 6G तो उसका भी 100 टाइम्स फास्ट होगा। लाइक तुम मतलब क्या डाउनलोड करना चाहोगे, GBs तो मतलब ऐसे सेकंड्स में डाउनलोड होंगे। फिर लेटेंसी मतलब होता है एंड टू एंड डिले कितना हो रहा है, तो 5G में 5 मिली सेकेंड का डिले होगा, 6G में लेस देन 1 मिली सेकेंड का। ट्रैफिक की कैपेसिटी कितनी होगी, 10 MB पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 to 10 Gbps। देखो आप देखना चाहोगे ना, इसमें सब कुछ आपको याद करने का नहीं, बस एक बार आपने रीड कर लिया ना, दिस मच इज इनफ। एग्जाम से पहले जाओगे तो बस एक नज़र मार देना, अच्छा ठीक है ऐसा, इतना ही बहुत है। प्लीज़ डू नॉट गो डीपर कि 1 मिली सेकेंड का इतना कम क्यों है, कितना फिक्स है, Gbps पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये दूसरे एग्जाम में काम आता होगा, प्रीलिम्स में UPSC में इस गहराई में काम नहीं आएगा। बाकी 6G के बारे में जनरल पॉइंट्स, बहुत हाई बैंडविड्थ है,
प्रिसाइजन हाई है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इंटेलिजेंस अच्छी है, मैसिव कनेक्टिविटी होगी, लो एनर्जी एंड कॉस्ट बहुत कम लगेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली अबाउट 6G। साउथ कोरिया, अच्छा देखो साउथ कोरिया यहाँ पर भी गिवन है ना, अच्छा मैंने ये देखा नहीं था पर मैंने गूगल पे सर्च किया था। साउथ कोरिया ने एक 6G का R&D प्लान रखा हुआ है, उसको फर्स्ट फेज़ 2025 तक का है। यूरोपियन 6G विजन भी है, तो यूरोप एंड साउथ कोरिया इस पे काम कर रहे हैं। अब हमारा 6G, इंडिया का जो 6G मिशन आया है ना, हम लोग उस पर R&D पे काम करेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, स्पेक्ट्रम आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे। जैसे 5G का स्पेक्ट्रम दिया था ना गवर्नमेंट ने, स्पेक्ट्रम क्या है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बोलती है कि भाई तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुम एयरटेल हो, जियो हो, तुम जब लोगों को दोगे तो तुम कहाँ डेटा तो कहीं से यूज़ करोगे ना, तुम भी तो सैटेलाइट से डेटा यूज़ करोगे, टावर में नेटवर्क आएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जाती हैं, उसकी ऑक्शनिंग होती है। तो उसमें स्पेक्ट्रम में और चेंजेस भी करते रहने चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको काफ़ी करोड़ों में देती है कंपनीज़ को, फिर कंपनीज उसको बाद आप लोगों को सर्विस में प्रोवाइड करती हैं। इकोसिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी सी। भारत का 6G डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये TIG 6G का ग्रुप है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, उन्होंने सेटअप जो 2021 में बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर, उन्होंने ये काम किया था। बहुत डीप में मत जाना, 6G विजन एक विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया में 6G कैसे रोल आउट किया जाना चाहिए। फेज़ 1 2023 से 25 में होगा, हम लोग समझेंगे इसका पोटेंशियल कितना है। फेज़ 2 2025 से 30 तक का होगा, उसमें इसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और सॉल्यूशंस लेके आएंगे, एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या विजन है इसका भाई, लीडरशिप इंडिया को चाहिए कि 6G में इंडिया लीडरशिप में आए, ठीक है। कोई डिले नहीं करना चाहते हम लोग किसी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और हम लोग इसका डेटा यूजेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी भारत 6G मिशन को सेटअप करने के लिए, उन्होंने कहा इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, सपोर्ट करो, स्टार्टअप्स पे काम करो, अकेडमिक्स में इन्वॉल्व करो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर ग्रिड, इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो, और स्पेक्ट्रम का शेयर्ड यूज़ होना चाहिए, ठीक है, जो खास करके हायर फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं। स्पेक्ट्रम के बैंड्स को फर्दर और रैशनलाइज करो इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंगली, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के फॉरम्स होते हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड पे ज़्यादा काम कर लो, ठीक है। मल्टी सेंसर मैन मशीन इंटरफेस डिवाइसेस, ये रिकमेंडेशन थे, राइट। तो ये अब वो एक रिकमेंडेशन होते हैं। अगर आप 6G की सिग्निफिकेंस पे बात करोगे, ये वहाँ भी लिख सकते हो, चैलेंजेस में बात करोगे वहाँ पर भी लिख सकते हो, घुमा करके। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे 6G का, ई हेल्थ में, रोबोटिक्स के द्वारा सर्जरी। अब देखो रोबोट को सर्जरी करेगा तो उसमें इंटरनेट स्पीड कितनी हाई होनी चाहिए ना, कितना प्रिसीजन होना चाहिए उसमें, डेटा कैलकुलेट करना, वहाँ बहुत काम आएगा। ऑनलाइन क्लिनिकल ट्रीटमेंट करना होगा, ऑटोमेटेड लैब्स होंगे, पैथोलॉजी एंड ऑल। देन वी हैव ई एजुकेशन में डिजिटल स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, रियल टाइम स्मार्ट क्लासेस तो आजकल भी बहुत चल रही हैं, बट अच्छा इंटरनेट होगा तो आजकल भी होता है ना, कभी कभी बफरिंग एंड हो जाती है, जूम वगैरह पे होते हैं तो जूम पे भी कभी कभी किसी का वीडियो नेटवर्क का इशू होता है, वो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी आगे। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स एक्सपीरियंस, रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, मतलब क्या कुछ बताएं। 6G टेक्नोलॉजी में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ठीक है। पुराने सर्विसेज के जो गैप थे उनको फिल कर पाएंगे, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारी मदद मिलेगी, बहुत सारे रीजनल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप होता है वो कम हो जाएगा। अभी भी दूर दराज के इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी पहुँचा दी जाएगी तो लोगों में इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, जागरूकता बहुत पहुँच जाएगी। फिर लोग क्या होता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ के कारण एक्सोडस होता है, बाहरी मात्रा के अंदर लोग पलायन करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं, उस चीज़ को भी बहुत हद तक टैकल कर लिया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो 6G के अंदर ना नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स होंगे, NTN, जो कि जिसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन अलग से लिख दी थी NTN की, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स होंगे, देखो पहले डेफिनेशन देख लो क्या है। इसका मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग द इंटरनेट सिग्नल्स दैट ट्रेवल थ्रू द वायर एंड सेल टावर्स ऑन द ग्राउंड, 6G will also use signals that travel through space using satellites and other things that orbit the earth. That this will make it possible for people to have internet access even in the places where there is no cell tower or wires, like in airplanes or remote areas. बस उसका एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। आपके पास ड्रोन्स वगैरह होंगे, उन सब के थ्रू भी जनरली आप लोग जो फ्लाइट में होते हो तो आपका फ़ोन वगैरह ऑफ हो जाता है ना, क्योंकि इसमें वो फ्लाइट के जो कम्युनिकेशन होता है टेक्नोलॉजी, वो आई थिंक उसके नेटवर्किंग के ऊपर कुछ इशू हो जाते हैं, तो फ्लाइट में आप सबको बोला था अपने फ़ोन वगैरह आप लोग फ्लाइट मोड पे रखें, वैसे इतना ऊपर टावर भी नहीं आ रहा होता, बट 6G की जो रेंज होगी उसको बहुत बढ़ाया जाएगा, वो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के ऊपर भी काम करेगा। उसके अलावा 6G बहुत सारे सेक्टर्स में काम करेगा, एंड 6G की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत हद तक इंडस्ट्री 4.0 एंड देन फर्दर उसके बाद इंडस्ट्री 5.0 को भी रिलेट करेंगी। बट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं 6G को लेकर के, इन्वेस्टमेंट है, R&D बहुत कम है। इंडिया ने अपनी GDP के अंदर R&D के लिए सिर्फ 0.7% इन्वेस्ट किया है। ब्रेन ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया तकरीबन हर साल 15 लाख के आसपास इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स निकालता है, इसमें से 48% जो होते हैं ना वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब तकरीबन 7.5 से 8 लाख इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा होता,
ठीक है, और इसके कारण से दूसरे देशों के अंदर उनका इकोनॉमिक माइग्रेशन भी हो रहा होता है। तो ये यूएन की जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है उसका डेटा था। तो ये डेटा मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया ताकि आप इसको याद रखें, ठीक है। ये चैलेंज है इंडिया के लिए, तो उसको कैसे टैकल करेगा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इतना बहुत सारा रिसोर्स बाहर जाएगा तो स्किल्स बाहर जा रही होती हैं। टेराहर्ट्ज़ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह आते हैं ट्रांसमिट करने में, तो उसको कैसे स्किलफुली उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उस पर रिसर्च वगैरह का काम करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने में बहुत पैसा लगेगा, टावर्स, फाइबर वगैरह लगाना, सो मैनी थिंग्स विल बी देयर, सो बहुत कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जब 6G से ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ना कि 6G के कारण कार्बन फुटप्रिंट भी होगा, उसका भी इम्पैक्ट जाएगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सस्टेनेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा पैरेलली। अब देखते हैं कि ITU क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ये। तो इसका ऑफिस है वो रिसेंटली दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था, तो वो इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह सबको इंडिया से ऑपरेट करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये UN की स्पेशल एजेंसी है अब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए। देखो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यूनिसेफ के बारे में देखा था, दैट वाज फॉर चिल्ड्रन। ITU इज़ फॉर कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स है, इंडिया इज ए मेंबर, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उनको 193 को ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एलोकेट करना, वही इंडिया में गवर्नमेंट करती है, इंडिया को फिर ग्लोबली ITU करता है। तो ये बस टॉपिक था हमारा 6G का। मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। दिस बॉक्स इज फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो इग्नोर ही करो। भारत विजन डेफिनेटली, मेंस बस डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखो, पिलर्स वगैरह याद मत रखना। रिकमेंडेशंस को चाहो तो चैलेंजेस में और ऐड कर दो, घुमा उल्टा कर दो, तो मेंस के लिए। सिग्निफिकेंस, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेंस के लिए। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन तो UPSC आपसे उसमें पूछ लेगा, बड़ा सा क्वेश्चन बना करके प्रीलिम्स में पूछ लेगा, पर इजी क्वेश्चन आएगा। IoT पर एक क्वेश्चन आया था बहुत बड़ा, एक बार UPSC इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया था, सिंपल सा आंसर था उसका, तो इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ITU प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली, चैलेंजेस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। टॉपिक 7.2 हमारे पास स्पेस टूरिज्म। इसरो प्लान कर रहा है कि 2030 तक स्पेस टूरिज्म के लिए, ठीक है जी, ओके। नाउ इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग। स्पेस टूरिज्म क्या होता है भाई? स्पेस में जाकर के टूरिज्म करना, सिंपल है। ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन, ब्लू ओरिजिन उसका है, अमेजोन का ये प्रोडक्ट, अमेजोन की कंपनी है ये। वर्जिन गैलेक्टिक है, एलन मस्क की स्पेस एक्स है, ये ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म में एंटर कर चुकी है। ये टॉपिक पहले आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने भी इस पर स्टेप लेने की कोशिश की थी, गगनयान के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन स्पेस हम लोगों ने सेटअप किया था। देन हमारे पास RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सेटअप कर रहे हैं। अब जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था, सबसे पहले स्पेस एक्स ने काम करना स्टार्ट किया था इसके ऊपर, ठीक है। अलग अलग लेवल पे होंगे, ऑर्बिटल फ्लाइट्स अलग होंगी, सब ऑर्बिटल अलग होंगी, ठीक है। टूरिज्म बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट, हम लोग सब कुछ समझेंगे। अभी थोड़ा सा ये जान लो, चलो यहीं से जान लेते हैं पहले, ये थोड़ा ज़रूरी होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ऑर्बिट में क्या होता है, सब ऑर्बिट में क्या होता है। ऑर्बिटल टूरिज्म मतलब होगा डेज और वीक्स इन ऑर्बिट, ठीक है। अब ये अर्थ दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ऑर्बिट है, ठीक है, इसके आसपास का जो पूरा दायरा है। सब ऑर्बिटल का मतलब होगा आप अर्थ से स्पेस में थोड़ी देर के लिए जाओगे, ठीक है, 6 मिनट के आसपास तक आप जाओगे जीरो ग्रेविटी में, देन यू विल बी कमिंग बैक। रेंज अगेन कितने 100 किलोमीटर तक आप सब ऑर्बिट में रहते हो, और 400 किलोमीटर तक के ऊपर रेंज आपकी ऑर्बिट की स्टार्ट हो जाती है। तो बस इतना ही रहेगा, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस। सब ऑर्बिट और ऑर्बिट बहुत टफ नहीं है समझना। ग्लोबली जो मार्केट का साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा है, $598 मिलियन, तकरीबन कह सकते हो $600 मिलियन का है। 2021 का था, 2023 चला तो डेटा और भी बढ़ गया होगा, 600-700 मिलियन हो गया होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, स्पेस जो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, क्योंकि स्पेस एक्स ने और रॉकेट लैब ने ब्लू ओरिजिन एक्चुअली ना ये जा चुके हैं स्पेस में ऑलरेडी लोग, ये सब ऑर्बिटल टूरिज्म जो ना लोग कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखो ना वीडियोस तो मिल जाएगा। एक वो बड़ा पॉपुलर चैनल है ड्यूड परफेक्ट करके, वो 4-5 लड़के हैं, वो बड़े मस्त मस्त गेम खेलते हैं, उसमें भी एक बंदा गया था स्पेस टूरिज्म के लिए, तो उनका कोई कंपटीशन था, उसमें वो जीत गया था, तो ही वेंट फॉर दैट। आई यूज्ड टू फॉलो दैट चैनल लॉट, तो मेरे को पता चला था। चैलेंजेस क्या आते हैं स्पेस टूरिज्म के अंदर? देखो बहुत टफ नहीं ना, बेसिक स्पेस टूरिज्म होगा, इसमें कुछ समझाने का, एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस प्रीलिम, ये मेंस का टॉपिक है पूरा का पूरा। बहुत हाई चांस कि इसमें मेंस में कुछ आ सकता है। पैसा लगेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो बहुत कम लोग जा पाएंगे। एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, कार्बन फुटप्रिंट होगा, क्योंकि स्पेस में कोई आएगा रॉकेट तो फ्यूल तो बर्न करता ही है ना वो, और सिर्फ फ्यूल बर्न करने की बात नहीं होती, उसको बनाना, सेटअप करना, वो सब में कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, वहाँ के पीपल के अलावा वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, रेडियो कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस आती है, नेविगेशन की प्रॉब्लम होती है। जिम्मेदारी कौन लेगा? सेफ्टी की प्रॉब्लम है, अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही, तो सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यूँ तो ओजोन लेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस अमाउंट में होता है, तो कार्बन ओजोन के ऊपर इंपैक्ट डालता है। स्पेस डेबरी, बहुत सारी चीज़ होती है स्पेस में जो रह जाती है, तो उसमें स्पेस में बहुत सारा, स्पेस डेबरी से एक वर्ड निकल के आता है कैसलर सिंड्रोम वाला, याद होगा आप लोगों को, अगर जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने
कई बार कवर करवाया है स्पेस डेब्री वाले में। तो जब आपस में टकराते हैं तो एक कोलिजन होता है, एक के बाद एक को टकराएगा, वो उसको टकराएगा, उसको केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। तो स्पेस डेब्री का भी इशू है। उसके अलावा फ्यूचर क्या होगा, हमको लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हैबिटेबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रहने लायक जगह, ओके फाइन। एंड कैसे वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इनोवेशन करना पड़ेगा, ओके फाइन, समझ गए। एनवायरमेंटल रेगुलेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी समझ गए। ईजी है ना, कोई टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। NSIL के बारे में जान लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का भी कमर्शियल आर्म है। देखो इसरो वैसे तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, लेकिन उसका कमर्शियल आर्म भी होता है, तो वो ये चीज़ें हैंडल करता है। जैसे खास करके जो हमारा SSLV है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये हमारा पहला खुद का होम ग्रोन रॉकेट है जो छोटे 500 kg तक के सैटेलाइट्स ले जाने के लिए हम लोगों ने बनाया था। अब हम लोगों ने छोटा क्यों बनाया ना SSLV का, क्योंकि हर बार बड़े रॉकेट को सेटअप करना बड़ा कॉस्टली पड़ता है उसका टाइम। तो छोटे छोटे सेट अगर हम लोग बना सकते हैं ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, तो इनको लॉन्च कर पाना बड़ा ईजी होगा। खासकर ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं 700 किलोमीटर तक की, वहाँ पर भेज पाना। ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। 400 किलोमीटर के बियॉन्ड से ऑर्बिट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिट के अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गया। सब ऑर्बिट मतलब वो ऑर्बिट नहीं, उससे नीचे है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस थिंग। तो बस छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से बहुत, सॉरी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक ये, तो मत भूलिएगा। फिर इंडिया भी अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करने वाला है, गगनयान के थ्रू उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसकी हम लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो विल सी इंडिया कितना जल्दी जाता है। SpaceX तो ऑलरेडी इसमें बहुत सारी टेस्टिंग कर रहा है, बैक टू बैक SpaceX की टेस्टिंग। अभी रिसेंटली भी प्रॉब्ली लास्ट वीक आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी एक SpaceX का एक स्पेसशिप गया था, वो आई थिंक ब्लास्ट भी हो गया था ऊपर स्पेस में जाके। तो SpaceX के ना यूट्यूब चैनल के ऊपर वो लोग लाइव करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बनाते हैं, तो देख सकते हो आप लोग। इट्स गुड थिंग, कभी कभी रैंडमली ऐसे ही थोड़ा देख लो। तो टॉपिक नंबर 7.3 है हमारे पास, वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस समिट। तो वन वर्ल्ड TB समिट हुई थी 24 मार्च को, जो कि वर्ल्ड TB डेज के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस समिट को एड्रेस किया था। बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी कोई समिट वगैरह होती है तो उसमें पूछते हैं किसने लीड किया था। तो समिट अपने आप में सबसे जो टॉप लीडर्स होते हैं वही अटेंड करते हैं। समिट वर्ड का मतलब पीक, टॉप होता है, इसमें लीडर्स भी सारे टॉप ही आते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग TB के बारे में जानेंगे, इतना हाई बर्डन क्यों है, इंडिया ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, एंड वर्ल्ड वाइड क्या इनिशिएटिव्स हैं TB को एलिमिनेट करने के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इट्स बट वेरी हाईली रिपीटेड टॉपिक, पहले भी कवर कर चुके हैं हम लोग, तो ठीक है, अभी आया तो करते हैं। तो इसमें कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, जो लिखा है वही पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। TB क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक दूसरे से पर कम्युनिकेट हो सकती है और बहुत सारी डेथ होती है। किसके कारण होती है, ये बैक्टीरियस माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण होती है ये। एंड अफेक्ट क्या कुछ होता है, लंग्स में इसका इम्पैक्ट जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा TB वगैरह के पेशेंट्स वगैरह को। तो इसकी एक वैक्सीन अवेलेबल है, उसका नाम है BCG वैक्सीन। एंड उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए बाकी भी बेडाक्विलीन एंड डेलमानिड समथिंग करके ये मेडिकल टर्म्स हैं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बट BCG वैक्सीन आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो रिसेंटली जो समिट ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, थीम थी येस वी कैन एंड TB। थीम अक्सर पूछी तो नहीं जाती है, ना प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। एंड रही बात मेंस की, तो फिर मेंस में कोई ऐसा लिखता तो नहीं है थीम्स वगैरह, बट तो इसलिए इग्नोर भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। इंडिया में TB की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इंडिया इधर हाईएस्ट नंबर ऑफ TB केसेस हैं और इंडिया को वर्ल्ड का TB कैपिटल भी माना जाता है। तो क्या है TB, ये सब हमने देख लिया। इंडिया में इतना हाई क्यों है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में डिले चलता है, ठीक है। खास करके जो बच्चे होते हैं उनको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, स्लो प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है। जो लोग जिनको TB होता है ना, लेटेंट TB वगैरह होता है, उसमें मोर देन 40% का होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो लेटेंट TB की बात कर रहा है यहाँ पर ये, तो जो परसेंट ऑफ पीपल विद लेटेंट TB इज मोर देन 40%। तो TB का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो आपके शरीर में रह सकता है आपको बिना बीमार बनाए, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर वो TB का बैक्टीरिया है, लेकिन आप बीमार नहीं हो, वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है बहुत टाइम के बाद, इवन डायग्नोसिस में भी शायद नहीं पता चलता, तो उसको बोलते हैं लेटेंट TB वाला। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बजट कम होता है, ड्रग रेजिस्टेंस बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, पॉल्यूशन जो PM मैटर होता है उसके कारण एक्टिव TB हो सकता है। अभी PM मैटर का जो एक स्टेटमेंट आया था प्रीलिम्स के 2022 वाले प्रीलिम्स में, जो WHO की एयर गाइडलाइंस थी ना, उसमें एक स्टेटमेंट नंबर 3 था आई थिंक, कि PM10 जो होता है वो आपके लंग्स में पेनिट्रेट कर सकता है, विच वॉज अ रॉन्ग थिंग, सॉरी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, तो वो गलत था। तो PM10 लंग्स में एंटर कर सकता है, PM2.5 था जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता था।
सोशल टैबू है, लोगों को लगता है कि यार अपनी टीबी की बीमारी बताओगे तो लोग थोड़ा दूर भागेंगे, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस। क्या कुछ इनिशिएटिव्स अभी समिट में लिए गए थे, इन्होंने टीबी फ्री पंचायत की बात करी। पंचायत की बात मतलब गांव में जो पंचायत होगी वो इस पर जिक्र करेगी, वो एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे गांव को कैसे हेल्दी बनाना है। शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीपीटी के ऊपर बात की थी, एक शॉर्ट ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। फैमिली सेंट्रिक केयर के बारे में बात की थी, कुछ काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। टीबी रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंगली टीबी के जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन था वो इंप्रूव हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप को डॉक्टर्स के पास आके रजिस्टर करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट्स दे आर सीकिंग द ट्रीटमेंट। दिल्ली में बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे और 546 पर लाख पॉपुलेशन थे। केरला में सबसे कम थे। एंड जो ट्रीटमेंट इनिशिएशन का रेट था नोटिफाइड केसेस का वो 95.5% था, विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने एक सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल बनाया था इसको ट्रैक करने के लिए। एंड हमारी कुछ नेचुरल हिस्ट्री रही है इस डिजीज़ को लेकर के। उसके बाद अच्छा, ये जो वो होता है ना कोल्ड वाला, ठंड लग जाती है कोल्ड वगैरह, आपको पता है ना इसकी भी कोई वैक्सीन वगैरह ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ था। जैसे जब जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना, कोविड की वैक्सीन वगैरह आई थी, कोवैक्सीन वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स, तब ये भी टॉपिक था कि बहुत सारी बीमारियां जो होती है ना वो हर्ड इम्यूनिटी से ठीक होती है, यानी कि आपकी बॉडी आपको अडॉप्ट कर लेती है उस वायरस को, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो वैसे ही जो कोल्ड आई थी ना, जैसे मतलब जुकाम वगैरह जो हो जाता था, उसका भी ऐसा कोई इलाज नहीं बन पाया था। अभी भी जो लोग टैबलेट वगैरह ले लेते हैं वो कोई ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है उसका। वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी ह्यूमन बींग्स की, वो इवॉल्व हो गए बहुत जल्दी। ये मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था ये। कुछ इनोवेटिव मेथड थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उन्होंने विलेज हेड कमिटीज़ बनाई थी, टीपीटी मॉडल वही जो ऊपर था। तमिलनाडु के अंदर उन्होंने शॉर्टर 3 HP टीपीटी को प्रोक्योर किया था। महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर उन्होंने टीपीटी को इंट्रोड्यूस किया था। तो टीपीटी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल थिंग, इसलिए लॉन्च भी किया गया था समिट पर। कुछ इनिशिएटिव थे नेशनल लेवल के ऊपर, हमारा एक प्लान है 2025 तक इसको एलिमिनेट करने का। और क्या सिस्टम है, डिटेक्ट करो, उसको ट्रीट करो, उसको प्रिवेंट भी करो, उसको बिल्डअप भी करो। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड होता है, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। तो ये एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, इसको इस्तेमाल करके आप मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। निक्षय पोषण योजना भी है, इसमें 500 रुपये प्रति माह जाते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। NTEP 2020 भी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम था कि 2025 तक हम लोग उसको एलिमिनेट कर लेंगे। वर्ल्ड वाइड तो WHO का टारगेट 2030 तक का, इंडिया ने कहा कि हम लोग 2025 तक कर देंगे। देन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी था। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी एक टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, आप उसका खर्चा वगैरह उसको दो, उसकी न्यूट्रिशन सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर सकते हो। एक न्यू डायग्नोस्टिक किट भी लाई गई थी। एंड उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर मेंस में, तो उसमें डिजिटल IDs वगैरह बनाई जाएंगी टीबी पेशेंट्स की, विच विल बी हेल्पिंग देम। ग्लोबल लेवल के ऊपर WHO को एंटी-टीबी स्ट्रेटजी था, उसमें 80% तक रिड्यूस करना है केसेस को, नए केसेस को 90% तक इसमें मोर्टेलिटी खत्म करनी है। और 2030 तक हमारे पास कोई भी कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट नहीं होना चाहिए। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही के कारण कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे इसके ऊपर हम, तो इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। 1993 में इसको एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। एंड डॉट्स करके एक इनिशिएटिव था, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये आप लोगों ने सुना भी होगा डॉट्स कभी। पहले ना राहुल द्रविड़ का एक ऐड आया करता था टीबी का, मुझे याद है मैं बचपन में देखा था टीवी, तो राहुल द्रविड़ एक ऐड करता था टीबी के इस प्रमोशन में, तो वहाँ से डॉट्स वर्ड सुनने को मिला था। यूपीएससी कैन कम अप विद दिस थिंग कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये टर्म जो है ये टीबी से रिलेटेड है, उस तरीके से। और क्या कर सकते हैं, एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट स्किल वगैरह पे काम कर सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है उन लोगों को जो इनके डायग्नोसिस करते हैं। अर्ली डायग्नोस कर देंगे, हम लोगों ने देखा था बच्चों में डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आती है, वी कैन डू मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दैट। कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं प्राइवेट प्लेयर को, फर्दर रिसर्च वगैरह करेंगे तो हमारे पास और अच्छे वैक्सीन्स, सॉल्यूशंस, प्रिवेंटिव ड्रग्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, जैसे पंचायत वाले कॉन्सेप्ट लाए गए थे, उन सब पे काम करना। निक्षय मित्र वाला जो अडॉप्ट अ पर्सन वाला था, दीज आर गुड ऑब्जेक्टिव्स, इन पे काम किया जा सकता है। ये टॉपिक पूरा का पूरा आप अपना इसमें मेंस का नहीं, प्रीलिम्स का मान के चलो उसको। मेंस में वो टीबी में शायद ना पूछें, वो मेंस में तो पूरा वन वर्ल्ड वन हेल्थ अप्रोच टाइप के टॉपिक्स पूछेंगे, बट टीबी स्पेसिफिक है तो कंसिडर दिस एज अ प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक पूरा का पूरा। हमारा लास्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक का न्यूज़ इन शॉर्ट, इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा बायो कंप्यूटर्स का। देखो बायो वाले वर्ड्स पर यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चंस बनाए हैं। 2022 में ही बायो फिल्म्स पर क्वेश्चन आया था, तो मतलब ये तो लेटेस्ट था, उससे पहले तो बहुत सारे सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बायो कंप्यूटर्स अगर आप देखना चाहोगे, देखो ऐसे टॉपिक्स को जब पढ़ते हो ना तो ये सोच करके पढ़ो कि अगर एग्जाम में आ गया तो क्या ही बन रही होंगी चीज़ें, ठीक है, उसी हिसाब से समझने की कोशिश करो। तो ये वही कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जगह वो लोग DNA की मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी
ग्रेटर होती है, डेटा एफिशिएंसी बेहतर है, मल्टीटास्किंग होती है, एआई कैपेबिलिटीज़ बेहतर हो जाती हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, सेल्फ रिपेयर कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ पर यूपीएससी एक स्टेटमेंट बना देगा कि बायो कंप्यूटर्स कैन रिपेयर देमसेल्व्स, ठीक है। और आप लोग लेके यार ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो अपने आप को रिपेयर ही कर लेगा खुद भी, है ना। ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। इट कैन डिकोड द पैथोलॉजी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट फॉर द न्यूरो डेवलपमेंटल, वेरी गुड। तो है क्या चीज़ ना, ये बहुत ही ऑर्गेनॉइड, टाइनी, सेल्फ, ये सब कीवर्ड्स हैं, इसमें बहुत अलग से मत पढ़ना, जो गिवन है ना उसी को पढ़ो। ऑर्गेनॉइड्स टाइनी, छोटे हैं, अपने आप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, 3 डायमेंशन सेल्स और टिश्यूज़ जो हम स्टेम सेल से निकालते हैं उनकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो बायो कंप्यूटर्स वही सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल ऑरिजिन का इस्तेमाल करते हैं। इतना काफ़ी रहेगा। साइंटिस्ट हैं जॉन हॉपकिंस, उन्होंने प्लान की थी रिसर्च ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की बायो कंप्यूटर्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब समझ में आया, ये चीज़ें तो इनके बेनिफिट्स हैं, बट क्या ये क्रिएट हो चुके हैं ना, उन पर रिसर्च चल रही है अभी। बट क्या यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्वांटम कम्युनिकेशन पे एक 2022 का क्वेश्चन आया था क्यूबिट का, ठीक है। और इस तरह की क्वांटम टेक्नोलॉजी के एक पहले क्वेश्चन आया था, बहुत पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यह आया था। इसमें ना यूपीएससी भी इतना ही पूछता है कि ये टर्म न्यूज़ में था, ये किस फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्वांटम कम्युनिकेशन की अगर बात करोगे तो उसमें क्वांटम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यूबिट्स क्या होते हैं वो पूछा तो था ही, क्यूबिट पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोटोन्स होते हैं लाइट के, अपने सुपर पोजिशन स्टेट पे होते हैं। इतना डीप में नहीं जाना है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है। इवन मैंने जब लास्ट ईयर कवर करवाया था तब भी मैंने यही कहा था कि उसमें इतना डीप में मत जाना, मैक्स टू मैक्स याद रखो क्यूबिट, और एग्जैक्टली वो आ भी गया था। मतलब आई वुड से कि थोड़ी प्रिडिक्शन हो गई थी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन यूपीएससी के एग्जाम में, पर इतना याद रखना होता है। इसके बियॉन्ड आप जाओगे, ये सुपर पोजिशन स्टेट क्या होता है, समय की बात है। क्रिप्टोग्राफी तो खैर, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है एनक्रिप्ट करना देन डिक्रिप्ट करना। बाकी जितना पूछ रहा है यूपीएससी उस रेंज तक रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे तो भी फ़ायदा नहीं है, थोड़ा डाइवर्सिटी मेंटेन करोगे तो बेटर है। सोडियम इनटेक रिडक्शन। अब सोडियम जनरली आपको कहाँ मिलेगा? सॉल्ट में मिलेगा, है ना। WHO की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव इट्स ग्लोबल टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द सोडियम इनटेक। अगर हम बहुत ज़्यादा सोडियम को इनटेक करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, स्ट्रोक, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। और खास करके टेबल सॉल्ट, जो हमारा घर में नमक इस्तेमाल होता है ना, वाइट सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, उसमें मैक्सिमम मिलता है। तो WHO चाह रहा था कि इसकी लिमिट थोड़ी सी कम हो जाए। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, ना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब जैसे क्यूबिट वाला टॉपिक था ना, इसमें इतना जान ली काफ़ी है, ठीक है, कि क्यूबिट क्वांटम टेक्नोलॉजी, बस इससे बियॉन्ड मत जाओ। क्वेश्चन आएगा तो इतने से सॉल्व हो जाएगा, नहीं आएगा तो किसी से सॉल्व नहीं होने वाला। ये चीज़ है जो आप थोड़ी सी डीप में जा सकते हो, ठीक है। इसरो का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। कुछ समय पहले हम लोगों ने टॉपिक क्या पढ़ा था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। कितने केजी तक की ले जाएगा वो? 500 केजी तक की। कितने ऑर्बिट में ले जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कितना किलोमीटर था? 700 किलोमीटर था। देखो अभी भी मुझे याद है, आपको पढ़ाया था जस्ट अभी 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट तो नहीं 10-15 मिनट पहले, बट हाँ, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा आप डीप में जा सकते हो। इसरो का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, उसने सक्सेसफुली 36 वन वेब सैटेलाइट्स को प्लेस किया था, ठीक है, ओके। लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया था, ये हम लोगों ने समझ लिया। ये क्या है? NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना, उसने सक्सेसफुली एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो 72 सैटेलाइट्स भेजेगा वन वेब की LEO में, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें से 36 भेजी जा चुकी हैं। NSIL क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ही है, इसरो की एक आर्म है। अब इसमें हम लोगों को ना इसी रेंज में, ये जो हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल था ना, इसके रेंज में दूसरी कंट्रीज़ के कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। अब जब हम दूसरी कंट्रीज़ वालों से बात करते हैं ना, मतलब उनके एरियान, लॉन्ग मार्च चाइना का है, ये चाइना का है, ये एरियान है 5 यूरोप का है, फैल्कन स्पेसएक्स यानी कि US का है, स्पेस लॉन्च व्हीकल ये नासा का है। अब इसमें आपको ना उनकी दूसरी कंट्रीज़ के से जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ना, उनकी कैपेसिटी में मत जाना ज़्यादा। अगर तो ऐसा होता ना कि किसी एक कंट्री ने ही बनाया होता, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आया था, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, ये यूपीएससी ने मेंस में पूछा था 2022 में। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा था अब तक का, ठीक है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज ने मिलकर बनाया था। बट जब हर एक कंट्री अपना अपना हैवी लॉन्च व्हीकल बना रही है ना, और इंडिया अपना अलग बना रही है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाना है आपको, ठीक है। दिस इज़ वेरी हाउ टू वर्क स्मार्टली, बट नाम याद रखना है। लॉन्ग मार्च चाइना का नाम याद रखो, स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV नाम याद रखो, नासा का है। फैल्कन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, बहुत हाई चांसेस है। एरियाने, ठीक है, यूरोप का, ये नाम याद रखने ज़रूरी है। तो जो हमारा इंडिया वाला जो है ना, ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसमें क्रायोजेनिक स्टेज है, सॉलिड स्टेज है, और कोर लिक्विड स्टेज भी है। और ये 8 टन तक लेके जा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में।
अब फिर कंपेयर करो, स्मॉल सैटेलाइट वाला कितना लेके जा रहा था 500 kg तक, और ये 8 टन, मतलब कि 8000 kg। इसरो का सेकंड रॉकेट है ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में, इससे पहले आया था हमारा PSLV। ठीक है, अब देखो PSLV पहला आया था, उस पर भी आई थिंक एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये सेकंड है। तो इसकी हेल्प से हम लोग चंद्रयान 2 पे जाएंगे, चंद्रयान 3 पे, आदित्य जो हमारा सन पे जाएगा। ठीक है, अब इसलिए इंपॉर्टेंस है इसकी कि भाई ये हमारे मेजर मिशन है और इसमें हम लोग LVM-3 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक में डीप में जाइए, इस हिसाब से बाकी चलते हैं आगे। कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट, इसरो ने सक्सेसफुली री एंट्री कराई थी हमारे डीकमीशन्ड मेगा ट्रॉपिक्यूज 1 की। एक सैटेलाइट थी, इसरो ने लॉन्च की थी, और फ्रेंच की जो स्पेस एजेंसी फ्रांस की, उन्होंने मिलकर लॉन्च की थी क्लाइमेट वगैरह की स्टडी करने के लिए। अब कंट्रोल्ड री एंट्री क्या बहुत डिफिकल्ट है ये टर्म आपको समझाना। भाई एक जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसको एक अर्थ के ऑर्बिट में सेटअप किया जाता है। ठीक है, उस अर्थ ऑर्बिट से निकालने का मतलब ही हो गया ना उसको दोबारा से री एंट्री करवाना लोअर अर्थ में। अब ये एक ऑर्बिट था, फॉर एग्जाम्पल ये हायर अर्थ ऑर्बिट था, इससे किसी दूसरे ऑर्बिट में उसको शिफ्ट करना होगा, उसकी री एंट्री करवानी होती है। तो बहुत सारा जो डेब्री होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज होती है वो लेस देन 1000 किलोमीटर होती है, और कम से कम 160 किलोमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा भी इसरो का एक IS-40M है, IS-40M है ये। इसरो सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है। प्रोजेक्ट नेत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेत्रा वो कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देगा, प्रोजेक्ट नेत्रा किसके लिए है, फिर बोल देगा सैटेलाइट का है, फिर बोल देगा नेत्रा मतलब किसी की आँख का बता देगा, कुछ बता देगा। तो ये डेब्री को ट्रैक करने के लिए था। डेब्री मतलब जो स्पेस में जो मलबा है ना, बहुत सारे सैटेलाइट्स का, स्पेस क्राफ्ट वगैरह का, उसके लिए। फिर इसरो को नासा इसरो सार, जो निसार सैटेलाइट है, उसका भी काम, वो भी मतलब साथ में ही काम कर रही है। निसार क्या है, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट की ऑब्जर्वेटरी है, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये 12 दिन के अंदर पूरे ग्लोब पे के अराउंड चलती है, एंड इसमें अर्थ के इकोसिस्टम का, है ना, आइस मास, वेजिटेशन का डेटा मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट नेत्रा, निसा, ये सब याद रखने के हैं, निसार, नेत्रा, एवरीथिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट। पैलेट बीम प्रोपल्शन, ठीक है, ये एक हैवी स्पेसक्राफ्ट की बीम की बात की जा रही है। तो पैलेट बीम का जो कॉन्सेप्ट था, अब ये देखो इसमें एक क्वेश्चन आया था ना, फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट समथिंग करके, अभी आया था 2022 में ही आपका, फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट प्रोपल्जन सिस्टम समथिंग कुछ करके आया था। वो चाइना प्लान कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, वो विजन की मैगजीन में आया था, बट विजन ने उसको PT 3 में ऐड नहीं किया था, बट वो मेंस में, उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आ गया था। तो पैलेट बीम प्रोपल्जन, इस कॉन्सेप्ट में क्या किया जा रहा है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट को ना स्पेस में भेजने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक स्टार शॉट की तरह होगा। ठीक है, एक प्रोपल्जन सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि बीम की तरह शूट करेंगे। ठीक है, और स्पेसक्राफ्ट को, तो बेसिकली इसमें आप इतना याद रखो, ये पैलेट बीम वाले में स्पेसक्राफ्ट का शूट करने का, शूट लिख लो या फिर ट्रेवल करके कीवर्ड लिख लो, ऐसा इतना ही याद रख लो। और गहराई में जाओगे, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। अगेन कैसे पता चलेगा कि इस टॉपिक की गहराई में नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करो। इन क्वेश्चन में यूपीएससी बहुत सिंपल सी बात पूछ लेगा आपसे कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कैसे भेजने की चीज़ है। देखो वो फ्रैक्शनल वाला जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें बहुत सिंपल चीज़ें थी। एक तो वो डार्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ था, डार्ट था दूसरे एस्ट्रॉयड वगैरह के लिए। ठीक है, वो देखते बहुत अच्छे से आप एलिमिनेट कर देते। तो बस यही, इनको ऐसे ही याद करो, इतना ही ईजी होता है। फूड इरेडिएशन, तो अनियंस टू बी इरेडिएटेड विद गामा रेज टू कर्ब द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। अब मैं आपको इसमें सिंपल सा बता देता हूँ। फूड इरेडिएशन ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं ना, उसमें गामा रेज की वजह से उनके ऊपर रेडिएशन डालते हैं। ठीक है, ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कराया जा सके। तो कभी कभी जब हम लोग प्याज वगैरह काटते हैं ना, अनियन, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसका बहुत सारा जो रिमेन पार्ट रह जाता है। जैसे आप गेहूँ जब खेत में से काटा जाता है तो उसमें बहुत सारा हस्क वगैरह जो पीछे रह जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया कि अनियन वगैरह की ना गामा रेज से रेडिएशन वगैरह की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हार्वेस्ट के बाद ना उसके प्लांट का बहुत सारा लॉस होता है ना, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो डिके होती है, वो ख़राब नहीं होंगी अब। ठीक है, इससे अच्छा ये गामा रे क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमको, तो गामा रे, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, इससे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती फूड में, तो नुकसान नहीं होगा। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। सोर्स ऑफ रेडिएशन अप्रूव्ड फॉर यूज़ ऑन फूड्स, ये शायद प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गामा रेज जो कि रेडियो एक्टिव फॉर्म्स में आती हैं, कोबाल्ट की और सीजियम की,
वो उसमें हम लोग अपने जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरलाइज करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स को। एक्सरेज जो हाई एनर्जी की स्ट्रीम होती है उसमें सब्सटेंस वगैरह, इलेक्ट्रॉन बीम और ई बीम भी बोलते हैं, भी एक्सरेज की तरह ही होता है, इसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो ये नुकसान नहीं करते हैं। फूड को जब इरेडिएशन करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, उसमें बहुत सारे जैसे ई कॉली करके जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके कारण बीमारी हो जाती है। इस ई कॉली आई थिंक वहाँ पे होता है ना, इंटेस्टाइन में इससे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्प्राउटिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है, राइपनिंग ताकि लॉन्जिविटी अच्छी हो जाती है उसकी, और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। एंड स्टेरलाइज भी कर सकते हैं उसको, अगर रेफ्रिजरेशन ना करना हो तो सेव भी किया जा सकता है काफ़ी लंबे समय तक, इट्स अ गुड थिंग। कैंडिडा ऑरिस ये एक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट फंगस है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मतलब ये वो फंगस है जो बहुत सारी ड्रग्स को रेजिस्ट करता है, ये दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती। जापान में आइडेंटिफाई किया गया था, तो इसके कारण क्या होता है, इन बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये राइट नाउ यूएस में फैल रहा था, तो एक टाइप ऑफ डिजीज़ है कह सकते हो फंगस की। फीवर्स, बुखार हो जाता है, चिल्स, ठीक है, और द डोंट गो, कोई एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की रिपोर्ट थी, UNCTD इसको रिलीज़ करता है, इससे बियॉन्ड क्या ही पढ़ोगे इसमें। तो पेरिस एग्रीमेंट था, मोस्टली कंट्रीज़ नो है वो अपनी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ग्रीन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। नथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट इतना याद रखो कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो UNCTD का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। UNCTD बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वैभव फेलोशिप्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है। वैभव फेलोशिप्स NRI रिसर्चर्स के लिए है, ठीक है। फेलोशिप के अंदर वो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। क्राइटेरिया क्या हो, NRI होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो, ओवरसीज इंडियन हो, सबके लिए अलाउड है। 1 से 2 महीना 1 साल में काम करोगे रिसर्च के लिए इंडिया में, PhD वगैरह जो हो या फिर MD या MS किया हो आपने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो यू आर एलिजिबल। वो पूछ सकते हैं वैभव फेलोशिप साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट का है, नहीं दिस कैन कम इन प्रीलिम्स एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लर्निंग साइंस वाया द स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें वो लोग स्टैंडर्ड क्लब क्रिएट कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो सिखानी होती है ना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो सिखाने होते हैं, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के होते हैं, उनका स्टैंडर्ड्स कॉमन हो जाएगा, तो एक तरीके से सिखाया जाएगा। आई डोंट नो ये क्यों प्रीलिम्स में पूछेंगे वो लोग। सैंड बैटरी, यस दे कैन आस्क दिस थिंग। तो रिसेंटली फिनलैंड ने वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी सेटअप की थी जो हीट स्टोर करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से महीनों तक, ठीक है। सैंड बैटरी, तो वो कहना क्या चाह रहा है, पावर प्लांट से एनर्जी लेती है, ठीक है। सैंड बैटरी के अंदर ही मिट्टी वगैरह होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी सोलर पैनल वगैरह से, फाइन, तो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली यहाँ से। उसके बाद 30% एनर्जी को वो लोग यूज़ कर लेंगे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, 70% को वो लोग सैंड बैटरी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, एक टेम्परेचर के ऊपर। अभी जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसको बाद में विंटर मंथ्स में वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सैंड और सैंड लाइक मटेरियल का इस्तेमाल किया रहता है, तो वो एनर्जी को सैंड में एज अ हीट स्टोर करता है। ये सच इनोवेटिव चीज़ ना, पहले आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, इवन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी कुछ कर सकता है कोई। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है सर, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, और फिनलैंड ने इस पर काम कर भी लिया है। दे कैन आस्क यू दिस थिंग। हो गया हमारे टॉपिक्स कंप्लीट, एवरीथिंग इज कंप्लीट। इस वीडियो की PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900+ माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।